यार ये दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर्स द पंडित्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं? कहीं द पंडित्स वाले दूसरे प्लेटफॉर्म का कंटेंट चोरी करके अपने प्लेटफॉर्म पे तो नहीं डाल रहे पूरी की पूरी वीडियोस? अब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ें आ रही होंगी द पंडित्स को लेके। भाई द पंडित्स के बारे में ऐसी नेगेटिव इमेज मत बनाना। हम अपनी मर्जी से खुद ही द पंडित्स के चैनल पे ये वीडियो डाल रहे हैं। द पंडित्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी के लिए। जो भी वो नई चीज़ें लेके आते हैं मैं तो कहूँगा कि आप उन सभी को फॉलो किया कीजिए। ओके, क्योंकि जो भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म है आपकी प्रेपरेशन के लिए, हम उनका साथ ज़रूर देते ही देते हैं। मैं कमल छाबड़ा आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया और इस कम टाइम में आपका मेन फोकस रहेगा कि जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें करो। पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त जब भी आप इन दी एंड पूरे का पूरा एनालिसिस लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हुई, तो कुछ एक टाइप्स ऐसी रह जाती हैं क्वेश्चन की जो कहीं ना कहीं आपको मोरल डाउन कर लेती है, मतलब आपको डीमोटिवेट करती है कि यार पता नहीं क्या होगा एग्जाम में जाके। काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो उनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपका जो भी एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, आप सभी को पता है, ये आपने सारे के सारे कर रखे होंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनका भी एक बार आइडिया ले लीजिए। कोर्स ऑफ एक्शन से लेके स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसिस, हिंदी में भी सभी का मीनिंग आपको पता ही होगा। कारण और प्रभाव हो गए, कार्यवाहियां हो गई, पूर्व धारणाएं हो गई, अनुमान हो गए, निष्कर्ष हो गए, ये सारे के सारे चैप्टर्स। अब आपने इन टॉपिक्स की, जितने भी ये चैप्टर्स हैं, इनकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की होगी स्टार्टिंग में, जैसे कि सभी चैप्टर्स के साथ करते हैं। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये रैंडम कोई ना कोई टॉपिक पहले से उठ के आ जाए। पहले इन्फ्रेंसिस आ गया, फिर कोज एंड इफेक्ट आ गया, फिर एजम्पशन आ गया, फिर आर्ग्यूमेंट आ गया। तो ये चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। जो चीज़ें आपकी कोर्स ऑफ एक्शन में फॉलो होती हैं वो कहीं ना कहीं एजम्पशन में लग जाती हैं, एजम्पशन वाली आर्ग्यूमेंट में लग जाती हैं। तो यही थॉट प्रोसेस फिर एग्जाम में भी अप्लाई हो जाता है। हल्की सी मिस्टेक की वजह से आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये सेशन रखा गया है। मॉक टेस्ट में आपको रैंडम कोई भी क्वेश्चन इनमें से मिल रहा होगा। कभी इन्फ्रेंसिस मिल गया, कभी कंक्लूजन का क्वेश्चन आ गया, कभी आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आ गया, कभी कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन आ गया। हैंडल कैसे करना है, तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके फायदे के लिए बात बोलूंगा, इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो, देखना जरूर। ओके, जो भी आपके सामने यहां पर आज के सेशन में क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले आपको उसे वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। क्या क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आते हैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना है कि क्या क्या चीजें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले ही मैं कन्वे कर दूं, इस वीडियो के अंदर जितने भी ये चैप्टर्स डिस्कस होंगे बिल्कुल बेसिक से तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ रखे होंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे होंगे। तो जितने भी ये चैप्टर्स हैं, कोई भी इन चैप्टर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उस चैप्टर के बारे में ऊपर ऊपर से आइडिया दे दूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस चैप्टर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आप जो है ध्यान में रख सकते हैं एग्जाम में जाके, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन से पहले कुछ ब्रीफिंग दी जाती है, डायरेक्शंस होती है ना, कुछ निर्देश दिए जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन विद 2 और मोर स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ इंग्लिश में भी लिखा होता है और हिंदी में भी लिखा होता है। तो वो कोई भी ब्रीफिंग नहीं पड़ता है, आपको पढ़ने की भी नीड नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जैसे मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं, कोई भी स्टेटमेंट बोलता हूं, ऑल जग्स आर जार्स, सभी जग जो है वो किसका पार्ट है? जार का। तो दिमाग में क्लिक करेगा ना, ये तो सिलोजिज्म न्याय वाक्य का क्वेश्चन है। इसी तरह जैसे जैसे आप फ्रेम
करते हैं क्वेश्चन को, अब देखते हैं, जज करते हैं। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। जब भी आपको दो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, या तो वो डेटा सफिशिएंसी होता है या कॉज एंड इफेक्ट होता है। बट थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको पक्का ही पता चल जाएगा, दो स्टेटमेंट्स है मतलब कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, कारण और प्रभाव का क्वेश्चन है। तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में मैं आपको एक क्लू दे देता हूं कि जब भी आपके पास कॉज एंड इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपको दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी, उन दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स को आपको थोरोली गो थ्रू करना है। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपने एक स्टेटमेंट को रीड आउट किया और डिसीजन लेना शुरू कर दिया, भाई ये कॉज है या भाई ये इफेक्ट है। ऐसा कभी मत करना। जब तक आप दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स को ब्रीफली समझ नहीं लेते, उससे पहले कभी भी डिसीजन में मत आना कि ये कॉज होगा या इफेक्ट होगा। हालांकि किसी भी चीज में चेंजेस आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं, डे बाय डे फ्यूल चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं चेंजेस आ रही हैं। या मैं कहता हूं वेजिटेबल्स के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। अब वेजिटेबल्स के मन में ऐसा तो नहीं आएगा, भाई सर्दियां आने वाली हैं, चलो प्राइसेस डाउन कर देते हैं हम अपने आप की। ऐसा नहीं होता, ये मार्केट के अकॉर्डिंगली अप डाउन होते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं किसी ना किसी वजह से चेंजेस में आती हैं। तो जहां कहीं भी ऐसी चेंजेस अवेलेबल हों, जहां भी आपको ऐसी चेंजेस दिखाई दें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इफेक्ट का ही पार्ट होगा। बट कहीं ना कहीं ये प्रभाव या इफेक्ट जो है एज अ कोज भी यूज किए जा सकते हैं। कैसे यूज किए जा सकते हैं? आजकल मैं कहता हूं कि फ्यूल के प्राइसेस डे बाय डे कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि फ्यूल चार्जेस जो हैं उनके प्राइसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। अब किसी ना किसी वजह से तो बढ़े होंगे। अब इसका रीजन क्या है हमें नहीं पता, XYZ कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है या फ्यूल चार्जेस हैं ऑलरेडी बढ़ के आ रहे हैं, तो इन सरकार को भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी तक के लिए चेंजेस आ रही हैं तो आपके मन में आ रहा होगा ये इफेक्ट है, बट इसे एज अ कोज भी यूज किया जा सकता है। कैसे? आजकल मैं साइकिल के थ्रू ही ऑफिस जाता हूं। क्यों? क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखे हैं। तो मतलब चेंजेस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये इफेक्ट है। बट ये इफेक्ट जो है एज अ कोज भी तो यूज किया जा सकता है। जैसे मैं साइकिल यूज कर रहा हूं आजकल, मोटरसाइकिल नहीं उठा रहा हूं, बाइक नहीं उठा रहा हूं, गाड़ी नहीं उठा रहा हूं। रीजन बिंग फ्यूल चार्जेस बहुत हाई हो रखे हैं। ठीक है, तो फ्यूल चार्जेस का हाई में आना, इसका इफेक्ट पड़ा, मैं साइकिल के थ्रू ही जा रहा हूं ऑफिस में। तो जो भी इफेक्ट्स होंगे एज अ कोज का भी रीजन बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं, तो कभी भी डिसीजन में मत आइएगा कि ये कोज है या इफेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स को थोरोली रीड आउट करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। दोनों को आपस में लिंक में लेके ही डिसीजन लेना है, उनमें से कोज कौन है, कौन इफेक्ट है, या दोनों के दोनों इफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो भी नया क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर का, तो मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आपको ब्रीफिंग दे दूंगा ऊपर ऊपर से। आप अपने एंड से नोट्स भी छोटे मोटे बना सकते हो एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टीयर 2 के एग्जाम को लेके। खासकर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब 15 नंबर का सीधा सीधा सेक्शन ये कवर कर रहा है। ओके, तो चलिए, तो पहला स्टेटमेंट या पहला कथन हमारे पास यहाँ पर क्या कहता है? कहता कॉलोनी के निवासियों की संस्था ने, एक कमेटी बनी हुई थी कॉलोनी की, उन्होंने रात में निगरानी रखने के लिए स्वयं सेवकों को तैनात करने का निर्णय लिया है। कि कुछ वॉलंटियर्स उन कमेटी में से या कॉलोनी में से बाहर निकल के आए और उनको रात को तैनात करने का निर्णय लिया है निगरानी वगैरह रखने के लिए। यह कथन एक हो गया। दूसरा कथन क्या कहता है? कहता पुलिस जो है शहर में छोटी मोटी चोरियों को नियंत्रित करने में विफल रही है। कि पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही, जितनी भी चोरियां हो रही हैं चोरों को पकड़ ही नहीं पा रही है। तो 2 स्टेटमेंट्स ये हो गई। अब दोनों को आपस में लिंक मिलाइए। अब कॉलोनी के निवासियों ने वॉलंटियर क्यों रखे हैं रात को निगरानी रखने के लिए? क्यों? ये भी एक ही रीजन निकल के आता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहे होंगे रात को। क्या इंसिडेंट हो रही होंगे? चोरियां हो रही होंगी। अब चोरियां हो रही हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, बट पुलिस जो है नाकामयाब हो रही है चोरों को पकड़ने में। मेंशन्ड है ना, तो नाकामयाब हो रही है, नियंत्रित नहीं कर पा रही है, चोरों को पकड़ नहीं पा रही है। तो इसी वजह से कॉलोनी के लोगों ने क्या किया है, जितने भी वॉलंटियर्स थे उस कॉलोनी में रहने वाले, जो भी बाहर निकल गए, मतलब उनको क्या है रात को निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया गया। तो यहां से क्या हुआ? दूसरे की वजह से पहली चीज फॉलो हो रही है, तो सेकंड में आपका कारण गिवन है, उसका प्रभाव क्या है आपको स्टेटमेंट 1 में अवेलेबल है। तो आंसर किस तरह से मार्क करेंगे? इफ स्टेटमेंट 2 इज द कोज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट, कि दूसरा आपका कारण है और उसका प्रभाव आपको
पहले में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है एजम्पशन से रिलेटेड। एजम्पशन मतलब पूर्व धारणा। बहुत ही अच्छी चीज है ये, मतलब बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और इतने इजी रहेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि एजम्पशन का मतलब चीजें एज्यूम कर लेना। जो भी आपको स्टेटमेंट में डाटा दिया जाएगा, पहली बात कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेना, और स्टेटमेंट अपने आप में 100% डेफिनेट होती है। चाहे उसमें कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट्स मेंशन है, चाहे कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, जो एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट में डाटा दे दिया उसे आपको मानना ही पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होगी, आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन उठा लो, आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे एक्यूरेसी के साथ, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी। क्योंकि हम जितने भी ये टॉपिक्स करते हैं, पहली बात थिंकिंग हमेशा ऑफिसर लेवल वाली रखनी है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये मान के चलो भाई आप अफसर लग रखे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऑफिसर की सीट पे बैठे हो, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको ध्यान से करनी होगी। तो ये डिसीजन मेकिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, या जो भी आपकी आजकल की न्यूज़ या आपकी सोसाइटी या आसपास के एरिया में कोई भी घटना घट रही होगी, कोई इंसिडेंट्स हो रहे होंगे, उन्हीं से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एजम्पशन की बात करें तो यहां पर पूर्व धारणा आप पहले ही मान के चल रहे हो, मतलब आप अपनी स्टेटमेंट से हिडन इफेक्ट्स कंक्लूड करके लेके आ रहे हो। तो इस चीज में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एजम्पशन या पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें एज्यूम करना जो आपकी स्टेटमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है, मतलब जो बात कही जा रही है उसी से रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे, इसके इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ एक ट्रिक्स हैं, या कुछ एक मैं कह सकता हूं फॉर्मूले हैं या पॉइंट्स हैं, जिससे आप अपनी एजम्पशन को बता सकते हैं कि वो आपकी स्टेटमेंट के लिए निहित है, अंतर्निहित है या नहीं है, इम्प्लिसिट है या नहीं है। तो वो पॉइंट्स क्या हैं, आप जल्दी से लिख भी सकते हो अगर आप नोट्स बनाने जा रहे हो। पहली बात, हमेशा आप कुछ भी एज्यूम करेंगे पॉजिटिव अप्रोच के साथ करेंगे। जैसे कि आप ये वीडियो पूरी की पूरी देखने वाले हो, क्या सोच के देखने वाले हो, मैंने कहा इस वजह से, अरे मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ या बाकी टीचर्स तो कुछ भी बोलते हैं, आप इस वजह से देखेंगे इस पूरी की पूरी वीडियो को कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपके वीक हैं, आप इन पे पकड़ बनाना चाहते हो, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही लेके चल रहे हो कि हाँ पूरा देखेंगे, क्या पता और इंप्रूवमेंट हो जाए। ऐसा तो नहीं सोचेंगे भाई डाटा बहुत बड़ा है, चल यार कोई भी वीडियो उठा के देख लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, इससे बेहतर तो हम इंस्टाग्राम ही चला लेते हैं ना, रील्स तो देखेंगे, इसमें क्या चलेगा। तो वही हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही सोचना है। दूसरा, अगर किसी भी पूर्व धारणा में ओनली वर्ड का यूज हुआ, अब इस ओनली वर्ड की सेंस भी मैटर करेगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ओनली वर्ड का यूज हुआ मतलब केवल एक ही चीज का सॉल्यूशन के साथ आपको कोई ना कोई पूर्व धारणा दी जा रही है, तो वो आपकी स्टेटमेंट के लिए इम्प्लिसिट नहीं होगी, अंतर्निहित नहीं होगी। तीसरा, सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के अगर बोला जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, जैसे पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में रीजनिंग का बेस्ट टीचर मैं ही हूं, तो मैं अपने आप को काफी बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, तो ये एजम्पशन जो होगी टोटली फॉल्स होगी। हाँ मैं कह सकता हूं कुछ एक से बेहतर हूं, बट मुझसे बेहतर भी बहुत सारे टीचर्स हैं ना। तो जहां कहीं भी चीजें बढ़ा चढ़ा के बोली जाएंगी या सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तो वो भी स्टेटमेंट अजम्पशंस जो है आपके स्टेटमेंट के लिए निहित नहीं होंगी, इम्प्लिसिट नहीं करेंगी। तो ये कुछ एक क्लूज है, बाकी डिपेंड करेगा इनकी यूसेज के ऊपर। तो भाई फिर इन क्लूज का मैटर क्या करेगा, कहां पर यूज होंगी ऐसी चीजें। ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, यहां पर कुछ एक टर्म्स ऐसी आ सकती हैं, जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाओगे कहीं भी XYZ रिसोर्सेज से, यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी यूज किए जाते हैं जहां पर आपको वर्ड का मीनिंग ना क्लियर हो। अगर वर्ड का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट कर लेंगे, मतलब भी तो पता होना चाहिए ना उस चीज का क्या बोला जा रहा है। तो वहां पर अगर ऐसी टर्म्स यूज होती हैं तो ये हेल्प कर सकती है क्वेश्चन का आंसर मार्क करने में। ओके, अदरवाइज बेसिकली आपको क्या करना है, हमेशा इनके मीनिंग के ऊपर फोकस करना है, स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, कहता एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है, एक NGO है, उन्होंने क्या किया, एक सुदूर गांव में, सुदूर मतलब जो रिमोट एरिया के विलेजेस वगैरह होते हैं,
वहां पर क्या किया, सभी प्रमुख प्रकाशकों की पुस्तकों और समाचार पत्रों से युक्त एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है। तो एक लीडिंग एनजीओ है, उन्होंने डिसाइड किया है एक रिमोट विलेज के अंदर जितने भी मेजर पब्लिशर्स हैं, मेन फेमस पब्लिशर्स हैं, उनके द्वारा जितनी भी बुक्स पब्लिश की गई हैं, उन्हीं बुक्स से रिलेटेड एक लाइब्रेरी ओपन करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। तो पहला पूर्व धारणा यहां पर क्या कहते हैं, कहता है आसपास के अन्य सभी गांवों में पहले से ही समान पुस्तकालय है। अब देखो, क्या ये पूर्व धारणा आपके स्टेटमेंट से कनेक्टेड है? यहां पर बात हो रही है किसकी, रिमोट विलेज की। ठीक है, रिमोट विलेज की बात हो रही है। सिर्फ एक ही गांव की बात हो रही है या अन्य गांव को भी कंसीडर किया जा रहा है? अब खुद सोचिए। बट यहां पर तो अन्य सभी गांवों की बात की जा रही है, तो ये चीज जो है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया है, बाकी सभी गांव में भी है इसलिए रिमोट विलेज है, यहां पर भी खुलेगी। अगर तो ऐसा मेंशन किया जाता तो हम मान सकते थे कि चलो बाकियों के पास भी है, हम भी रख लेते हैं, पुस्तकालय खोल लेते हैं। बट ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है अदर विलेजेस के बारे में, तो पहली पूर्व धारणा आपकी टोटली रोंग हो गई। दूसरा कहता गांव में पर्याप्त संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखो, एक एनजीओ जो है एक डिसीजन ले रही है लाइब्रेरी ओपन करने का, मतलब एनजीओ ने पूरी जांच पड़ताल की है गांव के बारे में कि पढ़े लिखे बहुत लोग बहुत हैं, बट उनके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं है आगे एजुकेशन को परसू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ें सीखने के लिए। अगर उन्हें सारी की सारी चीज़ें जांच पड़ताल में ली है, मतलब उनको पता है कि उस गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, तभी तो वो ये डिसीजन ले रही है कि चलो हम एक लाइब्रेरी ओपन करेंगे। पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेके चलना है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर आएगा केवल और केवल दूसरा पूर्व धारणा जो है आपकी स्टेटमेंट के लिए या कथन के लिए अंतर्निहित है। समझ आ गया? तो पहले 5-6 क्वेश्चन मैंने अलग अलग चैप्टर से ही रखे हैं ताकि हर चैप्टर का आपको मीनिंग क्लियर कर दूं। फिर मिक्स क्वेश्चन की करेंगे बात, इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझाने का, डायरेक्टली कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। ओके, बट उसका मीनिंग क्लियर करने के बाद एक्चुअल वजह भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये नहीं है सिर्फ ट्रू फॉल्स बता दिया, ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं होगा काम। ओके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका अनुमान, इन्फ्रेंसेस को लेके। अब इस चैप्टर का ध्यान रखिएगा, अनुमान लगाना और एजम्पशन लगाना कहीं ना कहीं इनका मीनिंग सेम है। ये भी क्या होगा, अनुमान मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि ये चीज इन्फर की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये अनुमान लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। अब दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एजम्पशन में और इन्फ्रेंस में, मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप क्वेश्चन के ऊपर कोई भी एजम्पशन देखने जा रहे हैं, हमेशा वही एजम्पशन या पूर्व धारणा आपकी इस कथन के लिए निहित होगी अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रही है आपके स्टेटमेंट को, उसी से रिलेटेड ही कनेक्ट कर पा रही है या उसी से रिलेटेड ही बात हो रही है। अनुमान का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह की एजम्पशन ही है, बट यहां पर एजम्पशन के बदले में डिफरेंस क्या है, कैसे हटके है कि जो चीजें स्टेटमेंट में नहीं भी कही गई है ना कहीं उनके बारे में भी आप एज्यूम कर सकते हो। बस इस चीज का डिफरेंस है। रिपीट कर देता हूं, एजम्पशन का मतलब क्या है कि जो कथन में बात बोली जा रही है, एजम्पशन भी उसी से डायरेक्ट कनेक्टेड होगी। इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या है कि जो स्टेटमेंट में बात नहीं भी बोली गई है ना कहीं, बट वो कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट से मेल खाती है इन्फ्रेंसेस के थ्रू, तो वो भी चीजें आप अनुमान लगा सकते हो कि वो प्रोबेबली सही है या गलत है, अंतर्निहित है या नहीं है। क्लियर है ये एक तरह की एजम्पशन ही। चलो, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, बस इस बात का ध्यान रखना है, और इसमें खास कुछ रूल्स वगैरह फॉलो नहीं होते हैं, आपकी लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर है। ये तामझाम तो हर कोई टीचर बता देगा, मैं भी बता रहा हूं। जैसे मेन क्या है, सेंस के ऊपर फोकस करना है, अपनी लॉजिकल एबिलिटी लगानी है आपको। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, कहता पिछली तिमाही में, मतलब एक क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की बिक्री 15% तक बढ़ी है। मतलब कि इससे पहले 100 रुपए की थी, अब बिक्री जो है वो 115 रुपए की होगी। मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है। स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो पहला अनुमान देखिए क्या लगाया जा सकता है, किस वजह से बढ़ी होगी, क्या अनुमान लगाया जा सकता है। कहता कंपनी ने पिछली तिमाही में अपनी मार्केटिंग रणनीतियों में सुधार किया है। अब देखो, आजकल कोई भी बिजनेस
ग्रोथ करना है किसी को भी, मार्केटिंग सबसे पहला टूल होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना यूजफुल है? तो मार्केटिंग जो है वो बेस्ट टूल होना चाहिए। तो मार्केटिंग करोगे, ग्रोथ होगी। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 15% ग्रो किया है तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में पिछले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर की ही बात हो रही है, पिछले तिमाही में या क्वार्टर के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, मतलब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव किया है। बिल्कुल ठीक है, तभी तो बिजनेस ग्रो किया जा रहा है। दूसरा कहता पिछली तिमाही में कंपनी के उत्पादों का समग्र बाजार बढ़ा है, कि ओवरऑल मार्केट फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स हैज ग्रोन इन द लास्ट क्वार्टर। अब देखो, कोई भी कंपनी जो है, अगर कोई एक प्रोडक्ट बेच रही है, उसका पूरा का पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं जाके वो प्रोडक्ट जो है एक स्टेबल हो जाता है, मतलब सारे ही खरीद रहे हैं, बाकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। वो क्या है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, जैसे कि लेज कंपनी की बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ कॉमन उनके फ्लेवर्ड लेज के पैकेट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो चलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, आपको भी पता है। तो वो क्या है, नया फ्लेवर ऐड ऑन कर लेते हैं, एक नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या है, इंटरेस्ट बढ़ता है लोगों का कि पहले ही इतने अच्छे प्रोडक्ट्स इनके बिक रहे हैं, चलो ये वाला टेस्ट ट्राई करके देखते हैं। तो ग्रोथ तो उसी की वजह से भी बढ़ सकती है। तो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं और जो है कंपनी लेके आ रही है मार्केट में, अनुमान लगाया जा सकता है, क्या पता उसी की वजह से ही बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर गया हो। तो अनुमान लगाना ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर आपका दोनों के दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ में आया? तो टोटली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाना है, कुछ रट्टे मत लगाओ कि ये वर्ड आया तो वहां पर वो फॉलो करेगा नहीं करेगा, ये ब्लफ में बिल्कुल भी मत फंसो। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके चलना, जरूरी थोड़ा ऐसी टर्म्स हर एक क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी, जो भी आपको क्लूज दिए जाएंगे। अगर ना दिए जाए फिर क्या करोगे, क्वेश्चन तो फिर भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से, ये मैंने जानबूझ के इस सीक्वेंस में रखे हैं कि पहले एजम्पशन करवा दिया, एजम्पशन के बाद इन्फ्रेंस, ताकि आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाए। ये भी अनुमान ही लगाया कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब आता है आर्ग्यूमेंट का केस। एजम्पशन करने के बाद अगर इंस्टेंटली आर्ग्यूमेंट आ गया, तो एक चीज का ध्यान रखना है, आप अपने एंड से कोई भी थॉट्स सामने अपने या अपने विचार नहीं रखोगे, जो भी आपसे यहां पर कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब ही क्या हो गया, तर्क देना, बहस करना, कम से कम दो लोग चाहिए। तो एक अगेंस्ट जाएगा और एक फेवर में जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे कि अलग अलग पर्संस के अपने अपने व्यूज होंगे, दो ही होंगे मेजरली, दो कंक्लूजन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक फेवर में जाएगा, एक अगेंस्ट में जाएगा। अब एक कहेगा कि हाँ मैं इससे सहमत हूं, एक कहेगा मैं इससे सहमत नहीं हूं। ऑब्वियस सी बात है, तभी वो आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं ना। तो लोग अपने अपने तर्क देंगे, तर्क दे रहे हैं, आपको अपने तर्क अपने यहां पर सामने नहीं रखने हैं। ओके, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे यहां पर पुट किया जा रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ ही देता हूं, यहां पर क्या बोला जा रहा है। कहता क्या छात्रों को कॉलेज परिसरों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, कि कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्या है, आप यहां पर एज्यूम करने लग जाते हो, काफी स्टूडेंट करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं भाई ले जाना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइन के अंदर है ना अभी। तो आप तो बोलेंगे हाँ भाई ले जाना चाहिए, मुझे तो अलाउ नहीं किया गया था, बट होना चाहिए, ठीक है। आप अपने विचार कभी मत रखिएगा जब भी आप आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। इसकी मैं एक वजह बताता हूं। अगर आपने बोला कि हाँ अलाउ करना चाहिए, मोबाइल फोन जो है कॉलेज कैंपसेस के अंदर हर एक स्टूडेंट का अलाउ करना चाहिए, अगर बोलेगा ना कोई यहां पर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो चुके हो। आपको तो बोला गया, आप तो सोच के बैठे हो कि हाँ करना चाहिए अलाउ, बट यहां पर जो बोल रहे हैं ना नहीं करना चाहिए, इस बात के अगेंस्ट होगा, वो कितना भी अपने आप में जेन्युइन रिव्यूज दे रहा है, उस चीज से रिलेटेड बहुत ही जेन्युइन व्यूज दे रहा है कि इस वजह से ऐसे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, बट आप क्या सोच के बैठे हो कि नहीं अलाउ करना चाहिए। तो आप क्या है इसमें पार्टिसिपेंट बन चुके हो, क्यों, आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। वो जहां कहीं भी कुछ भी बोल रहा होगा और वो सही भी होगा तो भी आप उसको गलत बोल के चलोगे, क्योंकि आप तो सोच के बैठे हो ना, आपने अपनी धारणा ही बना लिया है कि हाँ करना चाहिए अलाउ, बट ऐसा नहीं है। आप अपने व्यूज सामने नहीं रख सकते हो,
अगर आपने अपने व्यूज सामने रख दिए तो आप पार्टिसिपेंट बन चुके हो। पार्टिसिपेंट बिल्कुल भी नहीं बनना। आप ये मान के चलो, आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आया, आप जज की सीट पे बैठे हो, तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हीं में से मुझे बताना है किसके तर्क जो है, आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है, किसके आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। दैट्स इट। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है या कहीं भी XYZ रिसोर्सेज से आप देखते हैं कि कॉलेज कैंपसेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल फोन जो है क्लासरूम के अंदर अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं, आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, तो आपके मन में क्या आना चाहिए? जी हमें नहीं पता, अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम तो जज की सीट पे बैठेंगे। दलीलें वो लोग दे रहे हैं, उनके बारे में हम जानने आए हैं कि कौन कितना वैलिड पॉइंट बोल रहा है, उसी के बिहाफ पे बोलेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस इतना ध्यान में रखिएगा। तो इसमें भी मैं क्लू दे देता हूं कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट की यहां बातें देखेंगे, कोई भी तर्क में देखेंगे चीजें, अगर तो किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर या निष्कर्ष के अंदर ओनली वर्ड का यूज हुआ, ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट आपकी स्टेटमेंट के लिए फॉलो नहीं होगा या वीक आर्ग्यूमेंट होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं कि वो कमजोर होगा, तर्क ठोस नहीं होगा। दूसरा, कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए। अगर एक चीज का कंपैरिजन दूसरे के साथ हुआ या अन्य चीजों के साथ हुआ, तो जहां कहीं भी कंपैरिजंस आएंगे तो वो भी क्या होगा, आपके आर्ग्यूमेंट जो है स्टेटमेंट को वीक बना देंगे। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां कहीं भी आपके राइट्स की बात आ जाती है, हक की बात आ जाती है, ठीक है, जहां भी आपके राइट्स सामने आ जाते हैं और आपको पता है आपके हक या राइट्स आपको सरकार ने क्या क्या दे रखे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में जहां राइट्स इंक्लूड हो जाएंगे वहां पर भी आपके आर्ग्यूमेंट जो आएंगे वो स्ट्रोंग माने जाएंगे। बट इन राइट्स का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वे में लिए गए हैं या नेगेटिव वे में कंसीडर किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, देखो ये जितने भी ब्रीफिंग दे रहा हूं उसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके उसके आंसर पे फोकस मत करिएगा, कि जो भी बातें बोल रहा हूं आपके भले के लिए बोलूंगा, ठीक है। ये बस कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना चीज़ों से रिलेटेड, इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जो भी आप ये सेशन देख रहे हो, क्या यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन उठ के आएंगे? ऐसा नहीं है, कोई नया क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ओके। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर से मतलब है तो द पंडित्स वाले आपको PDF ही प्रोवाइड कर देंगे, उन्हीं से ही आंसर की देख के क्वेश्चन आंसर मार्क करते रहना। ओके, चलो कहाँ था मैं? हाँ, राइट्स की बात की जा रही है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि सपोज आप सड़क पर फोन पे बात करते हुए जा रहे हो, पैदल ऐसे चलते जो जा रहे हो, ओके। सडनली हुआ क्या, कुछ स्नैचर्स आते हैं, चोर आते हैं, ठीक है, आपका फोन स्नैच किया और भाग गए, ठीक है, दौड़ा के भाग गए। पकड़ तो पाओगे नहीं, आप पैदल चल रहे हो, वो बाइक पे हैं। तो ये आपका राइट है या आपका अधिकार है कि आप उन चोरों को या उन स्नैचर्स को पकड़ के आप उनका मर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका तो ये राइट नहीं है। क्या आपको सरकार ने ये राइट दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको राइट्स का ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव वे में कंसीडर किए गए हैं, नेगेटिव वे में, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऐसा मत सोचना कि हमें तो कमल सर ने बताया था जी जहां पर भी राइट्स इंक्लूड हो जाएं तो वो आपके हमेशा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो ये तो हल्के हल्के क्लूज दे रहा हूं, इन क्लूज के ऊपर डिपेंड कभी मत रहना, कॉमन सेंस यूज करिएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो तो देखते हैं इनके ऊपर क्या तर्क लगाया जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में स्लो रहेगा आपका ये सेशन, क्योंकि हर एक नया क्वेश्चन आ रहा है, हर चैप्टर के बारे में आपको ब्रीफिंग भी देना जरूरी है। तो पहला कहता है नहीं, अलाउ नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, कहता कोई भी मोबाइल फोन किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है, सॉरी बैन नहीं करना चाहिए, यहां पर बैन की बात हो रही जा रही है ना कि बैन कर देना चाहिए। कहता नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मोबाइल फोन किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है, नेसेसिटी बन गई है एक, और उसे पूरे दिन अपने पास रखना पड़ता है। अब खुद सोचिए, क्या एक बेसिक नेसेसिटी बनी है? बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान को यही मिल जाए बस बहुत है। फोन ना हो गुजारा कर सकते हो ना आप, ठीक है। बिना फोन के बहुत से लोग रहते हैं। अब जो हमारी जनरेशन से पिछली जनरेशन है भाई, उनको भी फोन रखना पड़ रहा है, बस उनको सिर्फ फोन करना आता है, उठाना आता है। अब हमने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, उनको नहीं आता था, उनको फोन से कोई मतलब ही नहीं था, वो ऐसे ही उनका डेली रूटीन का जो चलता आ रहा था, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है फोन, तो उनकी लाइफ भी तो चल रही थी ना। तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी थोड़ा है
ज़रूरत की चीज़ थोड़ा है कि हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेंस नहीं बना पा रहा स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो भाई का तर्क 2 है बिल्कुल ही गलत। दूसरा कहता है जी हाँ, बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाता है। अब आप खुद फील कीजिए, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हो, सडनली पॉपअप हो जाता है, मतलब एक मैसेज वगैरह आ जाता है, नोटिफिकेशन आई, आपका माइंड डाइवर्ट होता है या नहीं होता? तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो भाई, होता है ना माइंड डाइवर्ट। तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, आपको कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। कंसंट्रेशन नहीं है, रूटीन नहीं होगी, प्रैक्टिस कम होगी। ठीक है, तो जितना हो सके मोबाइल फोर्स से थोड़ा सा दूर रहो। पहले ड्रीम जॉब ले लो, उसके बाद जितने मर्जी चाहे 10 फोन रखो, कौन रोकता है आपको? तो यहाँ पर दूसरा जो है बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट बोला जा रहा है, मतलब दूसरे पर्सन के आर्ग्यूमेंट जो हैं वो ज्यादा ठोस है, स्ट्रोंग है। नेक्स्ट, फिर आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो भी बात कही जा रही है, जैसे कि हम एक ग्रुप डिस्कशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ एक कैंडिडेट्स जो हैं ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, वहां पर एक, मैं कह सकता हूं, उस ग्रुप डिस्कशन का एक हेड भी अवेलेबल है जो सारी की सारी चीजें जज कर रहा है कौन कैसे व्यूज देता है। तो बेसिकली अब ग्रुप डिस्कशन आपने देखा होगा काफी बार जो है वो आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं ना। तो इन दी एंड हेड क्या कहता है, भाई हमने सभी के व्यूज सुन लिए हैं, आप फाइनली चीज को कंक्लूड करो, जो आपको मुद्दा दिया गया था कंक्लूड करके बताओ कि ये चीजें हो सकती हैं कि वैलिड हैं, या जो भी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंचना मतलब पूरे के पूरे समरी में से एक चीज कंक्लूड करके लाना, मतलब हम एंड इस डिसीजन पे पहुंचे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंक्लूजन। उसको एक निष्कर्ष बोला जाता है, मतलब एक फाइनली आउटपुट बोल देते हैं हम। तो बस वही चीज है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, इसमें मैं क्लूज नहीं गिवन करूंगा ज्यादा, क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा क्लियर कर दें। कहता वेटिंग लिस्ट में शामिल लोगों को आखिरकार राजधानी एक्सप्रेस में बर्थ रिजर्वेशन मिल सका। ठीक है, मिल सका मतलब नॉर्मली नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने बर्थ रिजर्वेशन में मिल सका। बर्थ रिजर्वेशन क्या होते हैं, आप रिजर्वेशन कराते हैं ना, बर्थ में वेटिंग में आते हैं आप, कई बार तो वेटिंग लिस्ट बड़ी होती है। बर्थ कह सकते हैं सीट मिली या नहीं मिली, सिंपल भाषा में बात करें। ठीक है, कि वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोग थे, शामिल लोगों को आखिरकार राजधानी एक्सप्रेस में बर्थ रिजर्वेशन मिल सका, मतलब सीट मिल सकी। ओके, मतलब उनको नहीं मिलने वाली थी ऐसी उम्मीद थी, फाइनली मिल गई है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को आम तौर पर राजधानी एक्सप्रेस में बर्थ आरक्षण प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो जेन्युइनली तो बोला गया जा रहा है ये वाली बात, देखो कंक्लूड की जा रही है ना। यहां पर जो कुड वर्ड है स्टेटमेंट के अंदर, मैंने कहा था स्टेटमेंट को केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा, मतलब वो इतना इजीली नहीं मिल पाती हैं सीट्स, तभी तो बोल रहा है कि उनको सीट मिल सकी, मतलब सीट मिलना उनके लिए मुश्किल होता है काफी बार। तो यही तो कंक्लूड किया जा रहा है, तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम है, रिजर्वेशन सीट्स की संख्या कम है। अब यहां पर नंबर ऑफ सीट्स आप कंक्लूड कर पा रहे हो अपनी स्टेटमेंट के थ्रू कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स कम है या ज्यादा है? तो नंबरिंग के बारे में तो कुछ डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हुआ। आपके कथन में ऐसा कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहां पर आंसर रहेगा केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्यवाहियां, आखिरी चैप्टर है, इसमें ब्रीफिंग सुन लीजिए 2-4 मिनट लगा के, फिर इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में ब्रीफिंग नहीं दूंगा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड बताने वाली बातें हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। कार्यवाहियां मतलब कि आपको स्टेटमेंट में यहां पर इस क्वेश्चन की टाइप में क्या होता है, एक प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। जो भी आप देखते हैं अपने आसपास नॉर्मल लाइफ में, जितने भी इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, उसी से रिलेटेड ही आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप एक्शन यहां पर अप्लाई करेंगे वो प्रैक्टिकल पॉसिबल होने चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए। ओके, अब कौन से एक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं,
मैं उन चीज़ों का भी आइडिया दे देता हूं कि एक्शन है क्या। एक्शन डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम के ऊपर जो आपको यहां पर दी जाएगी। दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं देखो। एक ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनके ऊपर आप कोई भी स्पेसिफिक एक्शन फॉलो करते हो तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है जड़ से खत्म की जा सकती है ना। एक ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम पूरे का पूरा खत्म नहीं कर सकते, बट उस दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, बट वो पूरी की पूरी खत्म नहीं होगी, कम किया जा सकता है। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स होगी दो तरह की, या तो वो टोटली खत्म की जा सकती है या उसे कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो मतलब आप यहां पर कोई भी एक्शन आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फॉलो करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही एक क्लू है, बस प्रैक्टिकल एक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं। आप अप्लाई करके खुद पे देखिएगा उस मुद्दे के ऊपर कि अगर आपके साथ ये चीज़ होती तो वो वैलिड होती, एक्शन वैलिड होता या नहीं होता। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, कहता भारत में अधिकांश बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वे बचपन में ही आजीविका कमाने के लिए रोजगार में लग जाते हैं। अब आपने भी देखा होगा काफी स्लम्स एरिया है, बहुत गरीबी भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के अंडर काफी सारे लोग आते हैं। तो अपना परिवार जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं पाल सकते, मतलब उनको अच्छे से खाना वगैरह, मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो उन्हीं चीजों को माइंड में रखते हुए वो क्या करते हैं, जो उनके बच्चे हैं थोड़े से ही बड़े हुए 6-7 साल 8 साल के, उनको काम कराने पे लगा देते हैं। आप देखते भी होंगे जहाँ भी क्रॉसिंग्स वगैरह आती हैं, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, मांगने के लिए बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, तो पेरेंट्स उनको ही खुद से पुश करते हैं, जाओ कुछ ना कुछ कमा के लाओ। उनकी हैबिट भी ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बेचारे अनपढ़ रह जाते हैं और शुरू से ही छोटे होते से ही अपनी आजीविका कमाने में लग जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? क्या कह रहा है पहला, कहता है 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन एक्शन है और ऐसा काफी एरियाज में हो भी रखा है। दूसरा कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब देखो आप कहेंगे ये तो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों के ऊपर अगर कोई काम करवा रहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस पे प्रतिबंध लगाया तो गया है इन चीजों के ऊपर, बट ओवरऑल प्रतिबंध नहीं देखा गया है। बच्चे खुद विलिंग होते हैं, पहली बात काम करने के लिए, डिपेंड करता है उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उनका फैमिली का एनवायरनमेंट, परिवार में किस तरह का एनवायरनमेंट है, डेकोरम मेंटेन करके रखा गया है। मेजर पार्ट जो है पेरेंट्स भी रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। कई चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा नाम कमाएं, कई नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर सरकार को कुछ ना कुछ चीज़ें एक्शन में लानी चाहिए कि जो भी बच्चा, कम उम्र का बच्चा जिसकी 14 वर्ष से कम आयु होगी, अगर वो रोजगार करता हुआ किसी शॉप वगैरह पे लगा हुआ काम करता हुआ दिखाई दिया तो उस शॉप कीपर के ऊपर लीगल एक्शन किया जाएगा, या फैमिली के पेरेंट्स के ऊपर, उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन कराया जाएगा। तो ये चीज़ें फॉलो की गई हैं। ठीक है, ऐसे कानून बने भी गए हैं, बट ये चीज़ें आजकल भी कहीं ना कहीं कुछ एक इलाकों में देखने को मिल रही हैं। आप काफ़ी एरियाज में चले जाओ, बच्चे काम करते हुए दिखाई देंगे। मतलब जब नया कानून कोई आता है ना इन चीज़ों से रिलेटेड, तो गर्मा गर्मी होती है, नहीं नहीं, धीरे धीरे इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता। वो कहता पहले ही देश में इतनी ज़्यादा टेंशन है, ये छोटा सा फैक्टर क्या कर लेगा। ठीक है, कोई संस्था वगैरह नहीं बनाई गई जो इन चीज़ों को पर्टिकुलरली सिर्फ इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे सके। तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, लग भी चुका है, बट फोकस्ड नहीं है। बट हमें तो लॉजिकल एक्शंस यहाँ पर फॉलो करने हैं, आंसर तो देना ही है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने ब्रीफिंग दी है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड आपको ब्रीफिंग दी है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप नोट्स बना के रख के बैठे हो, अब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे चाहे आप इन्हें खुद से सॉल्व करके देखिए एक बार। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अब देखिए इंप्रूवमेंट देखने को मिली है या नहीं। बाकी हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है एजम्पशन, मिक्स आएंगे अब, पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। कहता है नगर पालिका प्राधिकरण ने नया फ्लाईओवर बनाने के लिए बस रोड पर बने पुराने पुल को तोड़ने का फैसला लिया है। ठीक है, अब बस रोड पे पहले कोई पुराना ब्रिज बना हुआ था,
तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है कि पुराने पुल को तोड़ के नया पुल का निर्माण करेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे नया। तो पहली पूर्व धारणा क्या है? कहता है यातायात विभाग वैकल्पिक सड़कों के माध्यम से वाहनों की आवाजाही को मोड़ने में सक्षम हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट किसी ऑल्टरनेट रोड्स के ऊपर पूरे का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट करने में समर्थ है, तभी तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अगर वो फ्लाईओवर तोड़ देंगे, नया फ्लाईओवर बनाएंगे, ओल्ड ब्रिज, पुराना ब्रिज तोड़ देंगे, तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट उनको रूट फॉलो करवाना पड़ेगा। तो पहली पूर्व धारणा बिल्कुल सही हुई। दूसरा कहता है प्राधिकरण के फैसले के विरोध में आसपास के इलाकों में यात्रा करने वाले लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। कहता पीपल ट्रैवलिंग इन द नियर बाय एरियाज मे डेमोन्स्ट्रेट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अथॉरिटीज डिसीजन। अब देखो, हम आज की सरकार की ही बात करते हैं, स्पेसिफिक मैं यूपी स्टेट की बात करता हूँ। सड़कों का देखो कितना जाल बिछ गया आजकल। पहले क्या कुछ नहीं होती थी, कच्चे रास्ते होते थे। ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में इतना टाइम लग जाता था। अब मोदी सरकार ने भी स्पेसिफिकली मोदी जी ने भी ऐसा बोला है कि कभी भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो एक थोड़े टाइम के लिए ही करना पड़ेगा, बट उस चीज़ का अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। अब लोग अगर पुराने ब्रिज को यूज़ करेंगे तो नुकसान तो लोगों का होगा ना। आने वाले टाइम में अगर वो ब्रिज पूरे का पूरा वजन हैंडल ना कर पाया, उसकी जो बुनियाद है कमज़ोर पड़ गई, तो दोषी भी तो वो सरकार को ही ठहराते हैं ना कि आपने अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ किया वगैरह। मतलब वो अपने एंड से अपनी गलतियां नहीं देखेंगे। तो अगर फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं वहाँ की अथॉरिटी, तो लोगों की भलाई के लिए बनाने जा रहे हैं ना। लोग भी इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलना है। वो ऐसा थोड़ा है कि धरने पे बैठ जाएंगे, नहीं जी हम नहीं बनाने देंगे, प्रोटेस्ट क्यों करेंगे वो उस चीज़ को लेके। तो दूसरा पूर्व धारणा जो है आपके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल भी अंतर्निहित नहीं है। अगर बनाया जा रहा है तो आपकी भलाई के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा थोड़ा है कि आसपास के इलाकों के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। दूसरा रूट भी तो दिया जा रहा है ना उन्हें। अगर वो प्रोटेस्ट करते भी हैं, प्रोटेस्ट किस बात के लिए कर सकते हैं? भाई हम यहाँ से जाते हैं, अब कहाँ से कैसे जाएंगे? तो कह सकते हैं कि चलो आप पहले यहाँ से जाते थे, फ्लाईओवर नया बन रहा है, अब दूसरा रूट फॉलो कर लो। कहीं ना हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला ही अंतर्निहित है आपके कथन के लिए। नेक्स्ट पूर्व धारणा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? भारत में लेवल क्रॉसिंग से रेलवे ट्रैक पार करते समय औसतन प्रतिदिन लगभग 20 लोग ट्रेनों की चपेट में आकर मर जाते हैं। ट्रेन आ रही है, रेलवे क्रॉसिंग, लोग क्या पेशेंस नहीं है, वो क्रॉस करते रहेंगे। ठीक है, फाटक लगा होता है, क्रॉसिंग लगी होती है, जंप करके क्रॉस कर जाएंगे। कोई तो नीचे से ही मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह निकालेगा और क्रॉस कर जाएगा। तो इससे डेली बेसिस पे कितने केसेस सामने आ रहे हैं कि 20 लोग जो हैं ट्रेन की चपेट में आके मर जाते हैं। अब इनके ऊपर क्या एक्शन फॉलो होना चाहिए? एक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से। कहता है रेलवे अधिकारियों को सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। क्या रेलवे अथॉरिटी जो है दुनिया में या भारत में, पूरे के पूरे भारत में जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, लेवल क्रॉसिंग्स हैं, क्या सभी को बंद कर सकती है? आप खुद सोचो। चलो माना कि कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेवल क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। तो उन जगहों का सॉल्यूशन है कि सरकार जो है ओवर ब्रिज बना दे, अंडर ब्रिज बना दे। अब सारी की सारी ट्रेन्स जो हैं, क्या सारी ट्रेन्स इंडिया में ऐसी हैं कि वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड ही हैं? नहीं है ना, नॉर्मल लेवल पे ही हैं सारी की सारी ट्रेन्स मेजरली। तो हम सारी की सारी क्रॉसिंग को थोड़ा बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सभी सारी की सारी क्रॉसिंग की बात की जा रही है, तो ये सुपर फ्लोअस बना रहा है आपके स्टेटमेंट को। यहां पर अगर कुछ एक की बात की जाती ना कि कुछ ऐसे लेवल क्रॉसिंग जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको बंद कर देना चाहिए, तो कुछ की बात होती तो हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकते थे। बट सारी की सारी क्रॉसिंग को ही बंद कर देना चाहिए, जो कि आपका ये एक्शन प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं करवा पा रहा है। तो इसलिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा। दूसरा कहता है जो लोग फाटक बंद होने पर पटरी पार करते हुए पाए जाएं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। तो देखो, अगर कोई भी बंदा लेवल क्रॉसिंग करता है, जंप करके जा रहा है, पैदल जा रहा था या साइकिल पे ही जा रहा है, वो नीचे से क्रॉस कर जाते हैं, लेवल क्रॉसिंग कर जाती हैं। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है,
दूसरा एक और बंदा है साइकिल पे, वो कहता है ट्रेन नहीं आ रही, चल मैं भी, अगर ये भी कर रहा है चल मैं भी कर लेता हूँ। ये कर रहे हैं, सामने वाले से और भी लोग आ रहे हैं। तो वही बात है ना, एक के बदले दो करेंगे, दो के बदले चार, ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी। फिर इंसिडेंट्स होते हैं, फिर सरकार को दोषी ठहराते हैं, जी हमें मुआवजा दो जी। सरकार के ऊपर पूरे का पूरा ब्लेम डाल देंगे ना उस चीज़ का, अपनी गलती कोई भी नहीं देखेगा। तो अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ठीक है, दंड देना चाहिए, पनिश करना चाहिए, बिल्कुल ही जेन्युइन एक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। तो भाई अगर टॉपिक्स की क्लियरिटी हो रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अच्छा लग रहा है सेशन तो बाकियों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। कहता सिटी काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू लॉ प्रोहिबिटिंग स्मोकिंग इन द पब्लिक पार्क्स। नगर परिषद ने सार्वजनिक पार्कों, पब्लिक पार्क्स की बात की जा रही है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी है। मतलब पब्लिक पार्क्स में और भी ज़्यादा रूल्स फॉलो होते थे, उसमें एक नया कानून ऐड किया है, किसको, धूम्रपान से रिलेटेड। तो पहला इन्फ्रेंस, अनुमान क्या लगाया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर, कहता नगर परिषद का मानना है सार्वजनिक पार्कों में धूम्रपान पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चलो भाई, अब नगर परिषद ये सोच रही है कि अगर आप पब्लिक पार्क्स, सार्वजनिक पार्क में स्मोकिंग वगैरह करोगे तो इससे वातावरण पॉल्यूटेड होगा, दूषित होगा। अगर बंदा पार्क के बाहर खड़ के स्मोकिंग करेगा तो उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। डजंट मेक सेंस। तो अकेले सार्वजनिक पार्कों में थोड़ा धूम्रपान करने से पर्यावरण दूषित हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। अगर आपको रूल बनाने भी हैं तो ओवरऑल पब्लिक प्लेसेस के लिए बनाओ ना। सार्वजनिक पार्क के बारे में ऐसा क्या सोच रहे हो आप इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये अनुमान बिल्कुल ही गलत है, आप खुद सोचिए। ओवरऑल देखा जाए धूम्रपान तो पर्यावरण के लिए दूषित तो है, ठीक है, हानिकारक भी है। ये सार्वजनिक पार्कों की ही क्यों बात की जा रही है। ओके, दूसरा क्या कहता है, कहता है नया कानून सार्वजनिक पार्कों में धूम्रपान करना गैर कानूनी बना देगा। तो ये है द न्यू लॉ विल मेक इट इलीगल टू स्मोक इन द पब्लिक पार्क्स। अब देखो कोई ना कोई कानून बनाया जा रहा है, किस थिंकिंग के साथ बनाया जा रहा है, उसकी रोक पे ही बनाया जाएगा कि नहीं अंदर आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे इलीगल माना जा रहा होगा, तभी तो उन्होंने न्यू लॉ निकाला है। तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं अपनी स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो यहां पर केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, कॉज एंड इफेक्ट थोरोली पढ़ लो दोनों इंफॉर्मेशंस को। कहता है बेहतर रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए बजटीय उदाहरण के लिए नई रेलवे लाइनों का निर्माण तेज हो गया है, ठीक है। बजटरी एलोकेशन के लिए जो है नए रेलवे ट्रैक जो है वो बनाए जा रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है, कहता है हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। अब पहली बात तो यहां पर रेल नेटवर्क की बात हो रही है, दूसरे में बोला जा रहा है हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। मतलब कि लोग जो हैं बाय एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अगर बाय एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें एज्यूम करें ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अब रेलवे नेटवर्क के थ्रू कई रेल लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, क्या उसी वजह से बाय एयर ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। तो भाई जिसने कम टाइम में किसी लोकेशन पे पहुंचना है तो वो एयरवेज के थ्रू ही जाएगा, बाय एयर ही जाएगा। अब इससे इससे का क्या कनेक्टेड है, रेलवे अपने बारे में सोच रही है, वो हर एक अपने आप को प्रमोट थोड़ा कर रही है, वो नॉर्मल लोगों के बारे में भी सोच रही है। इससे ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ नई रेल लाइनें बिछ रही हैं तो आओ सभी के सभी एयर से बाय एयर ट्रैवल करना छोड़ो, ट्रेन में सफ़र करो। तो यहाँ से कोई भी सेंस नहीं निकल के आ रही है अगर मैं आपस में दोनों को कनेक्ट करूँ। अब यहाँ पर कनेक्शन नहीं बन पा रहा। अब उन्होंने क्या कहा कि बेहतर रेलवे नेटवर्क के लिए नए रेल लाइनों का निर्माण तेज हो गया है, मतलब सरकार इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देख रही होगी, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, एक इफेक्ट, चेंजेस निकल के आई। हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट हो गई है, इसका रीजन हमें क्या पता, बट किसी ना किसी वजह से तो इंपैक्ट पड़ा है ना, कि पैसेंजर्स इतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। रीजन क्या है, एक्सवाइजेड, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों के दोनों इफेक्ट हैं, आपस में कनेक्ट करो। आपस में कनेक्ट करने पे आपको कोई कॉमन लिंक मिला कि जिस वजह से ये चीज भी हो रही है और ये चीज भी हो रही हो। इसकी वजह अलग है और इसकी वजह अलग है,
दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो इनकी वजह भी अलग अलग होगी। ये डिपार्टमेंट्स आपस में मिले थोड़ा हुए हैं, तो मतलब दोनों के दोनों इफेक्ट्स तो हैं, बट दोनों का रीजन भी जो है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, आपको दोनों के दोनों कॉजेज जो हैं बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे। आप कोई भी रिसोर्स उठा लो, कोई भी प्लेटफॉर्म से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, रेयर टू रेयर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जहां पर दोनों के दोनों कॉजेज अवेलेबल हो, बहुत कम देखेंगे। ठीक है, अब दोनों के दोनों इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, बट उनका जो पीछे का रीजन है वो कॉमन है, दोनों में यूज होने वाला या डिफरेंट है, वो आपको लिंक बना के ही पता चलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हमने दोनों को लिंक में लिया, लिंक में लाने के लिए अगर मुझे कॉमन पैरामीटर मिल जाता तो दोनों जो है इफेक्ट जो है किसी कॉमन रीजन की वजह से हैं। अब लिंक बनाने के लिए कोई कॉमन पैरामीटर नहीं है अवेलेबल, तो दोनों के दोनों इफेक्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंट रीजंस की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट? स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, क्या बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने से पूरी तरह रोका जाना चाहिए? अपने व्यूज नहीं देने, व्यूज ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, उनमें से देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला कहता नहीं, नहीं रोक नहीं लगानी चाहिए। क्यों? इंटरनेट शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जहां बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी मिलती है। जेन्युइन है। लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे अगर इंटरनेट ना होता तो सारे बच्चों की तो स्कूलिंग ही रुक जाती, पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाते। तो इंटरनेट के माध्यम से ही वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कहता हाँ बैन लगा देना चाहिए कि इंटरनेट पर कुछ साइटें उपलब्ध हैं जो पॉर्न फिल्म या प्रोग्राम आदि दिखाती हैं, जो बच्चों के दिमाग पर काफ़ी हद तक असर डालती हैं। हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि इन साइटों के अधिकांश उपयोगकर्ता बच्चे हैं, तो मतलब इन पे रोक लगा देनी चाहिए। तो कुछ नंबर ऑफ साइट्स की वजह से पूरे के पूरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रोक लगाना बच्चों के लिए, ये कहाँ का रूल होगा? अब जो ऐसी वेबसाइट्स का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं, उनका तो लॉस हो गया ना। अब पूरे के पूरा उन पे रोक लगाने की बजाय जो ऐसी साइट्स हैं इनको बैन कर दो। सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है ना। तो ओवरऑल बच्चों को इंटरनेट के प्रति ये सारी कुछ एक वेबसाइट के वजह से पूरे के सारे बच्चों के ऊपर इंटरनेट यूज़ करने पे रोक लगा दोगे, तो ये तो जेन्युइन बात नहीं होगी ना। अब वेबसाइट्स के ऊपर रोक लगाओ, ठीक है, तो बिल्कुल गलत डिसीजन है, बिल्कुल नेगेटिव इस बंदे के क्या है तर्क है, इसलिए आपका दूसरे वाला ठोस नहीं है, केवल और पहला तर्क जो है ठोस है। ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कहता सरकार ने, पूर्व धारणा के ऊपर है, कहता सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजा पैकेज की घोषणा की है। कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, काफ़ी लोग मारे भी गए थे, तो सरकार ने उनके घर वालों को मुआवजा देने के लिए भारी मुआवजा पैकेज देने की घोषणा की है, डिसीजन ले लिया। एजम्पशन देखिए क्या होगी, कहता निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। अब वो जब भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है वो पूछ के तो नहीं होता कहीं भी, ठीक है, कहीं से भी टेररिस्ट अटैक 26/11 वाला ही ले लो, कि सरकार को पता था टेररिस्ट अटैक होने वाला है, होता तो क्यों होता बेचारा, अगर पहले से ये चीज़ें पता होती। तो फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स होने वाले हैं आप उसके बारे में कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी बात यहाँ से कंक्लूड नहीं की जा रही है, आप पूर्व धारणा यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। दूसरा कहता है मुआवजा से नागरिकों में, हाँ पहले के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जी। आप सोचेंगे जी आप ही ने कहा था हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है जब भी अजम्पशन की बात होगी। चलो मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूं कि वैलिड है एजम्पशन। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि आने वाले फ्यूचर में कहीं भी टेररिस्ट अटैक नहीं होगा। टेररिस्ट आतंकवादी जो हैं किसी से पूछ के देश में एंटर करेंगे या किसी स्टेट में एंटर करेंगे, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो हैं आप कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते हो, एज्यूम नहीं कर सकते हो भविष्य में क्या होने वाला है। ओके, इस वजह से पहला जो पूर्व धारणा है बिल्कुल गलत होगी, निहित नहीं है वो। दूसरे में कहता मुआवजा से नागरिकों में मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा कम हो सकता है। अब देखो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर लोगों की जान चली जाती है देश के अंदर, तो वहां की सरकार जो है उन्हें मुआवजा ही दे सकती है, और क्या करेगी बताओ, ठीक है। अब उनके दुख को कैसे कम करे,
मिल आएगी वहाँ की सरकार जाके कि हाँ हम समझ सकते हैं आपका दुख, इससे दुख क्या कम होगा। तो उनमें जो है उनका थोड़ा दुख कम करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कई लोग जो हैं किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, अगर वो ही दुनिया में ना रहे तो कहीं ना कहीं परिवार को और ज़्यादा दुख होएगा। भाई कमाएगा कौन, कमाई का साधन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सारे का सारा ब्लेम ना डाला जाए कि आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है, आपकी वजह से रेलवे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से लोग मारे गए हैं। तो सरकार जो है वहाँ की उस मोमेंट की, करंटली जो भी सरकार होगी रूल कर रही होगी उस टाइम पे, तो सरकार ही सोचेगी ना उन लोगों के बारे में, नहीं तो वो तो खत्म। मुझे तो ये सरकार पे पूरे का पूरा भरोसा ही नहीं है। तो मुआवजा ही एक ऐसा जरिया होता है जहां पर सरकार अपने खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो कम कर सकती है। ऐसा भी नहीं होगा कि जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा सिर्फ वही फैमिली सोचेंगी, बाकी के लोग भी सोच सकते हैं। वो कहते हैं आज इनके साथ हो गया, कल हमारे साथ हो गया, तो हमें पूछने वाला कौन है। तो सरकार को उनको मुआवजा ही देना चाहिए ताकि लोगों के लिए उनके प्रति रोष जो है वो कम किया जा सकता है। बिल्कुल पॉजिटिव एक्सपेक्ट है यहाँ पर, जेन्युइन एजम्पशन लगाई जा रही है, इसलिए केवल और केवल दूसरी जो है वो अंतर्निहित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड श्रृंखलाओं ने, एक मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन है, कई समस्याओं का सामना करने के बाद उनको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने को मिली थी। उन्होंने क्या किया, भारत में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। मतलब वो पहले इंडिया में काम नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। कौन? मल्टीनेशनल फूड चेन की बात की जा रही है। लेकिन किसानों का संगठन जो एसोसिएशन बनी हुई है फार्मर्स की, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है, वो कॉम्पीट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, कंपटीशन के लिए। अब देखो ध्यान से समझ में लीजिए स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, तभी हम चीजें कंक्लूड कर पाएंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, कहता मल्टीनेशनल फूड चेन कंपनी है कोई, उनको पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब वो भारत में अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब वो कर पा रहे हैं। बट जो फार्मर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, कम्युनिटी बनी हुई है, तो उनका जो संगठन है कंपटीशन के लिए रेडी भी है। ओके, स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। क्या कंक्लूड कर सकते हो? कहता किसानों के संगठन आधुनिकीकरण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात मैंने क्या कहा था, यहां इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कंक्लूड करके लाते हो उसके बारे में सोचना है। क्या यहां पर मॉडर्नाइजेशन के सपोर्ट और ना सपोर्ट करने और ना करने के बारे में कोई बात हुई? तो जो चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन ही नहीं हो रही है स्टेटमेंट के अंदर, हम बेफालतू में उससे क्या कंक्लूड कर लेंगे? पहला तो बिल्कुल गलत हुआ। दूसरा कहता किसान संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखो जो है, कहता जो भी उनको कंपटीशन फेस करने को मिलेगा ना उसके लिए रेडी नहीं है। बट यहाँ स्टेटमेंट में तो बोला जा रहा है कि किसानों का संगठन जो है कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये आपकी स्टेटमेंट के टोटली अगेंस्ट जा रही है इंफॉर्मेशन। तो यहां से तो कंक्लूड कर पा रहे हो नहीं वो कंपटीशन के लिए रेडी है, वो कहता है यहां पर कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है। तो ये बात क्या है, ये भी कंक्लूड नहीं हो रही है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, ना तो पहला अनुसरण करता है निष्कर्ष, ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। रिपीट कर देता हूं, सरकार जो है क्या कर रहा है, एक नई पॉलिसी लेके आ रही है जिसका स्पेसिफिक एम क्या है, प्रमोट करना किसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को, कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा यूज करो। ठीक है, उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है। तो इनसे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इन्फ्रेंसिस का क्वेश्चन है। पहला कहता सरकार पारंपरिक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर चिंतित है। मतलब जितने भी ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, लाइक जो फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल डीजल से चलते हैं, तो सरकार जो है जो वायु प्रदूषण हो रहा है ना ऐसे ट्रेडिशनल व्हीकल से, उससे ज़्यादा क्या है वो चिंतित है। तो पहली बात यहाँ पर पॉल्यूशन की बात नहीं की जा रही। चलो हम दूसरा एस्पेक्ट लेके चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतरे हैं तो आगे आने वाले टाइम में भविष्य में प्रदूषण ज़्यादा ना देखने को मिले, वातावरण जो है वो प्रभावित ना हो ज़्यादा प्रदूषण से, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने भी ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं उन्हीं से ही एयर पॉल्यूशन हो रहा है, काफ़ी फैक्ट्री से ही हो रहा है। स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल व्हीकल्स को क्यों ही यहाँ पर टारगेट कर रहे हो? अगर ये चीज़ें थी तो ये तो आपको पहले ही पता था
कि जितने भी ट्रेडिशनल व्हीकल आएंगे आने वाले टाइम में एयर पोल्यूट करेंगे, तो आप पहले ही उन्हें लॉन्च ना करते, पहले ही बंद कर देते। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ही अनुमान यहाँ से गलत निकल के आया। दूसरा क्या कहता है सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि ये पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक किफ़ायती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल व्हीकल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब अफोर्डेबल है या नहीं है इसके बारे में तो कोई डिस्कशन हुई नहीं है। पहली बात, ये तो टोटली कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। माना कि हमें अनुमान लगाना है कि जो चीज़ें नहीं भी की जा रही है आप वो भी अनुमान लगा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट तो होनी चाहिए ना किसी तरीके से। यहां पर बोल रहा है कि बढ़ावा दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, यहां पर वो ज़्यादा किफ़ायती है, अफोर्डेबल है या नहीं है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब भाई जिसने गाड़ी लेनी है, अगर वो 15 लाख खर्च करना चाहता है तो वो 18 लाख भी खर्च कर सकता है, वो 12 लाख भी खर्च कर सकता है। लाखों में बात हो रही है, गाड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पर कंपैरिजन क्यों कर रहे हो इन चीज़ों का? जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है वो इलेक्ट्रिक लेगा, जिसने ट्रेडिशनल फ्यूल बेस्ड कार लेनी है या बाइक लेनी है, कोई भी लेनी है गाड़ी, वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अफोर्डिंग की बात नहीं की जा रही है, तो ये भी अनुमान बिल्कुल ही जो है वो वैलिड नहीं है। आपकी स्टेटमेंट से अनुमान यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं या अनुमान जो हैं वो अनुसरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का ये भी कहता बेरोजगारी देश की गरीबी का एक प्रमुख कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्या निष्कर्ष निकला? गरीबी खत्म करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना जरूरी है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो नौकरियां लाओ, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट एक ही सॉल्यूशन है उस चीज का, तभी बेरोजगारी खत्म होगी देश में सभी लोग बेरोजगार हैं, ये गलत हो गया। सभी वर्ड सुपरफ्लोस आ गया। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। ठीक है, सारे के सारे लोग थोड़ा बेरोजगार, मैं थोड़ा बेरोजगार हूँ तो काम कर रहा हूँ, आपको भी जॉब लग जाएगी, आप भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे वाला जो है वो जेन्युइन नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? केवल और केवल पहला निष्कर्ष सही है। देखो एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर इन क्वेश्चंस को वीडियो के साथ तो कर ही रहे हो, एक बार अपने एंड से भी 4-5 दिन के बाद फिर अटेम्प्ट करके देखिएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक बार देख ली वीडियो बस काम खत्म। इन क्वेश्चंस को फिर से उठा के देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं जो आपकी गेम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, 12 से लेके 18 नंबर तक के आपको क्वेश्चंस आएंगे ये, तो इनको अवॉइड मत करके चलना। नेक्स्ट, कार्यवाहियों का केस। ठीक है, पिछले कुछ दिनों के दौरान भारी वर्षा के कारण शहर के निचले इलाकों का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। काफी ज्यादा लोग जो निचले हिस्से में रहते थे, भारी वर्षा के कारण जो है वो पूरे का पूरा एरिया पानी में बह गया है, दिख ही नहीं रहा कहाँ गया, काफी सारा हिस्सा। ओके, तो क्या कार्यवाही है इसके ऊपर? कहता स्थानीय प्रशासन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? प्रभावित लोगों को सुरक्षित संस्थानों पर ले जाने के लिए तुरंत आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। एसोसिएशन को ही कुछ ना कुछ जो लोकल वहां पर देख रेख कर रही होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के होंगे, संस्था होगी, कोई भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ना, आगे आना चाहिए, ताकि जो उस भारी बारिश के कारण लोग निचले हिस्सों में फंस गए हैं, ठीक है, दिक्कत का सामना कर रहे हैं, उनको सेफ प्लेसेस पे पहुंचाया जाना चाहिए। जेन्युइन एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। दूसरा क्या कहता है? कहता है स्थानीय प्रशासन को प्रभावित लोगों को बचाने के लिए उन क्षेत्रों में अग्निशमन कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। ओ भाई, किसको तैनात करना चाहिए? फिर से देखो, फायर ब्रिगेड पर्सोनल। कहने का मतलब, अगर सपोज कहीं इंसिडेंट हो जाता है, कुछ माइनर या मेजर कोई भी एक्सीडेंट सा टाइप हो जाता है, ना ही हो, और कुछ लोग उसमें अगर घायल हो जाते हैं, तो एक काम करो, उनको सीधा पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, या वहां पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ ना वहां पर पुलिस कर्मचारियों को भेजा जाना चाहिए। अब पुलिस कर्मचारियों को भेजोगे या डॉक्टर्स को भेजोगे? ठीक है, प्रोफेशनलिस्ट तो वही होंगे। अग्निशमन शमन कर्मचारियों को भेज के क्या फायदा होगा? उनका काम तो उनको पता है ना, बट उनका काम क्या है? भारी बारिश के कारण आग थोड़ा लग गई है भाई। केवल और केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। आर्ग्यूमेंट, क्या सरकारी सेवाओं में पेंशन योजनाएं खत्म कर देनी चाहिए? देखो जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, मतलब वो आर्ग्यूमेंट का केस होगा। क्वेश्चनिंग होती है ना कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तभी हाँ और ना में आंसर दिए जाते हैं।
चलो, क्या सरकारी सेवाओं में पेंशन योजनाएं खत्म कर देनी चाहिए, डिमोलिश कर देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए, किसको, जो भी पेंशन वगैरह मिलती हैं सरकारी कर्मचारियों को? पहला कहता है हाँ, खत्म कर दो। इससे इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या काफी हद तक कम हो जाएगी और आम आदमी के लिए सरकारी सेवाओं में जाना आसान हो जाएगा। लो भाई, कहता दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इट विल बी इजी फॉर द कॉमन मैन टू गेट इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज। ये कहाँ से बात निकल गई है भाई? अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, आप इस थॉट के साथ थोड़ा जा रहे हो कि आपको जो है पेंशन मिलेगी। वही पेंशन तो तभी मिलेगी अगर आप पूरे का पूरा टाइम सर्विसेज में दोगे, नौकरी करोगे। अब कल का तो किसी को पता नहीं है, पेंशन के बारे में पहले ही सोच लो। ठीक है, प्रैक्टिकल तर्क नहीं दिया जा रहा है ये, ठीक है, जेन्युइन नहीं बोला जा रहा। कहता दूसरा, कहता है नहीं, खत्म नहीं करनी चाहिए, इससे कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा ताकि वे बुढ़ापे में अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का हाँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने 20-30 साल देते हो तो सरकार भी बदले में कुछ सोचेगी कि आपने इतना सारा टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, अपने डिपार्टमेंट को दिया है, तो सरकार भी भले में आपके बारे में सोचेगी। तो पेंशन के रूप में आपके जो जो भी इनकम रहेगी वो आपके बुढ़ापे में काम आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो इससे क्या है, दूसरा बिल्कुल ठोस है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जिनको देखने वाले ही नहीं है, कोई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो रखे हैं, रिटायरमेंट की स्टेज पे हैं, अब उनका फैमिली आगे कोई है ही नहीं, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, या डॉटर्स हैं, मैरिज हो चुकी है, वो तो अपने घर में जा चुके हैं, अब उनके पास कमाई का साधन क्या रहेगा बेचारों के पास? वो तो सरकार से ही अपील करेंगे ना कहीं कि हमने अपने ज़िंदगी के आपको इतने साल दिए हैं, बदले में आप भी हमारी हेल्प कीजिए। तो वो हेल्प क्या करेगी? सरकार खुद थोड़ा घर पे आके बैठ जाएगी उनके, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो वो पेंशन के तौर पे उनका कुछ जो है वो हेल्प कर सकती है। ठीक है, जो कि उनके बुढ़ापे में बिल्कुल काम आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट, चालू वित्तीय वर्ष में घाटा होने की आशंका को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने माल भाड़ा 10% या 10% बढ़ाने का फैसला किया है। तो रेलवे अथॉरिटी ने क्या किया है, फ्रेट चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, कितने, 10% बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं जो आने वाला या करंट फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष में, उनको डाउट हो रहा है कि घाटा पड़ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कह रही है अभी, डेफिनेट नहीं है कि हाँ घाटा हो गया है, वो कहते हैं घाटा पड़ सकता है। तो उस वो घाटा ना पड़े ज़्यादा, ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, पहले ही फ्रेट चार्जेस, किराया भाड़ा जो है वो बढ़ा दिया है 10%, सॉरी माल भाड़ा। तो क्या एजम्पशन लग सकती है इसके ऊपर? कहता है शेष अवधि के दौरान माल ढुलाई की मात्रा समान रह सकती है। हमें अब कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ा रही है, पहले तो ये बात, चलो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग टाइम पीरियड के बारे में आप कुछ स्पेसिफिकली बता सकते हो कि उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, एज्यूम नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया था, बिल्कुल गलत पूर्व धारणा है। दूसरा क्या कहता है, इस प्रकार प्राप्त राशि अनुमानित घाटे का एक हिस्सा या कुल भरपाई कर सकती है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, तभी तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि उनको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, तभी तो वो 10% का जो है वो फ्रेट चार्जेस वो बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अनुमान लगाया होगा ना कि इस घाटे की भरपाई की जा सकती है। ठीक है, तभी तो वो इस तरह का डिसीजन ले पा रहे हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन पूर्व धारणा है, इसलिए हमारा यहाँ पर केवल दूसरा अंतर्निहित है। नेक्स्ट, बैंक ने ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बैंक वालों ने अपने कस्टमर्स के लिए फीडबैक देने के लिए अपनी ही वेबसाइट पर एक लिंक जो है वो लॉन्च किया है, प्रोवाइड किया है अपनी ही वेबसाइट के ऊपर। पहली स्टेटमेंट, दूसरी पढ़ लेते हैं। कहता ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की शिकायत करते रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे हैं जो उनकी बैंक की ब्रांचेज हैं ना, अलग अलग शाखाएं हैं, तो खराब सेवाएं, पुअर सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो कंप्लेंट करते जा रहे हैं। अब कंप्लेंट करते जा रहे हैं तो बैंक वालों को पता चल गया कि हमारी ब्रांचेज में ऐसी ऐसी कंप्लेंट आ रही हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी ही वेबसाइट पर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया लोगों को कि आप अपना फीडबैक दीजिए किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड। तो दूसरी की वजह से ही पहली चीज़ फॉलो हुई, इसलिए आपका दूसरे में आपका कोज गिवन है और पहले में उसका इफेक्ट गिवन है। ठीक है, अगर एक कोज और एक इफेक्ट आएगा ना, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही ईजी रहेगा, कौन कोज है और कौन इफेक्ट है। ठीक है,
प्रॉब्लम पता कहाँ आती है कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन में? जहां पर दोनों के दोनों इफेक्ट्स निकल के हैं, जहां पर दोनों के दोनों प्रभाव आ जाए ना, वहां पर प्रॉब्लम आती है कि वो दोनों इफेक्ट कॉमन कोज की वजह से हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब उनका कारण जो है वो अलग अलग है या समान है। बस वहां थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, प्रैक्टिस के साथ उससे भी आप ओवरकम कर लोगे। अगर एक कोज है दूसरा इफेक्ट है, वो डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लिंक बना के इजीली पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या आंसर देना है। कंपनी की एक नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं, हैव गॉन ऑन अ मास कैजुअल लीव, ठीक है, छुट्टी पर चले गए हैं लंबे समय की, ठीक है। अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंपनीज न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उनकी नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, नई भर्ती नीति आई है, जिसका प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं मास कैजुअल लीव पे चले गए हैं। ओके, चलो पहला क्या कहते हैं कार्यवाही, इनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? कहता है कंपनी को तुरंत भर्ती नीति वापस लेनी चाहिए। तो भाई अगर कंपनी कोई ना कोई पॉलिसी लेके आ रही है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, तो कुछ सोच समझ के ही लाएगी, ठीक है। अब उन्होंने पॉलिसी बना दी, पेश भी कर दी, ऐसा थोड़ा उसे वापस ही ले ले। अब अगर लोगों को दिक्कत आ रही है तो बातचीत करो कि क्या दिक्कत आ रही है, उनमें अमेंडमेंट कर लो। अगर कोई भी चीज़ लॉन्च की जाती है या कोई भी रूल बनाया जाता है नया, अगर काफ़ियों को दिक्कत फेस करने को पड़ सकती है, क्योंकि हर कोई बंदा उसके फेवर में नहीं आएगा, कुछ उसके अगेंस्ट में भी आएंगे। अगर अगेंस्ट में आएंगे, उनका जेन्युइन रीज़न होगा कि हाँ ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, और लोगों की बहुत सारे मास लोगों की बात हो रही है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ अगर इस चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे तो ठीक है, हम ये वाला पॉइंट नहीं उठाएंगे, इसको होल्ड में रखते हैं, बाकी चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं, या बाद में इनमें अमेंडमेंट या सुधार करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा है कि सारी की सारी नीति वापस ले लो, उनको नीड पड़ी होगी पॉलिसी लॉन्च करने की, तभी कर रहे हैं ना अगले। दूसरा क्या कहता है, इन सभी कर्मचारियों को तत्काल सेवाओं से निलंबित कर देना चाहिए, मतलब सस्पेंड कर दो, ऐसा भी वैलिड नहीं होगा। अगर ऐसा एक्शन उन्होंने परफॉर्म कर भी दिया, एक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ निकाल देंगे और जो कुछ बच जाएंगे, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे, बहुत संख्या में बात कर रहे हैं, अगर सारे भाग गए तो जो रह जाएंगे वो भी सोचेंगे भाई अपन कंपनी पता नहीं चल पाएगी या नहीं, कर्मचारी भाग गए, काम कौन करेगा, उनको देख के वो भी भाग जाएंगे। चलो नहीं भी भागते हैं, कोई और बंदा आता है कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो पूरा बैकग्राउंड देखेगा ना कि कंपनी में बाकी कर्मचारी कहाँ गए, मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है कंपनी को लेके, तो वो भी नहीं ज्वाइन करेंगे इन चीज़ों को लेके। वो कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं पैदा होंगी ना उनके मामले में। तो मतलब कि आप सारे के सारे कर्मचारियों को ना तो सस्पेंड कर सकते हो, ना ही अपने भर्ती नीति वापस ले सकते हो। अब जो भी इन चीज़ों में अगर दिक्कत आ भी रही है तो आपसी सहमति से आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, अगर दिक्कतें फेस करने को मिली भी हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करते हैं, वैलिड कोर्सेज ऑफ एक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पूर्व धारणा को लेके। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है वेतन संशोधन को लेके अगले साल के लिए स्थगित करने के सरकार के फैसले के विरोध में सभी डिग्री कॉलेज के शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मतलब कि टीचर्स को कुछ ना कुछ इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि जो उनकी पे उनको जो मिलती थी उसकी अगर रिवीजन की बात की गई थी ना, तो सरकार ने क्या किया, उसको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, जिससे रोष दिखाते हुए जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे इंडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए वो स्ट्राइक पर चले गए, प्रोटेस्ट पर चले गए। ओके, तो क्या एजम्पशन लगाई जा सकती है? पूर्व धारणा देखिए पहली क्या है, सरकार सभी हड़तालिक शिक्षकों को निलंबित कर सकती है। अब खुद सोचिए, क्या सारे के सारे टीचर्स को वो सस्पेंड कर सकती है? नहीं ना, क्योंकि ये ऑल वर्ड जो है, ठीक है, इस एजम्पशन को क्या है, इम्प्लिसिट नहीं बना रहा। सारे के सारे शिक्षकों को थोड़ा निलंबित कर सकती है। आप उनकी डिमांड देखो, अगले साल तो रिवाइज करना ही है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उनके साथ डिस्कशन कर लीजिए, चलो अगले साल ना चाहिए तो हमें कुछ थोड़ा टाइम दो, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो स्ट्राइक पे गए हैं मतलब वो आपके इस डिसीजन से जो है वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो
आपसी सहमति से या बातचीत से ही ये मामला जो है सुलटाया जा सकता था। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि सारे के सारे टीचर्स को आप सस्पेंड कर देंगे। पहली पूर्व धारणा बिल्कुल गलत है। दूसरा कहता है सरकार चालू वर्ष में कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकता है। हाँ, कर सकता है। अभी तो मैंने डिस्कस किया, जब आपको अगले साल ही रिवाइज करने हैं सारी की सारी चीजें, तो आप इस साल कर दीजिए। आप इस साल कर दीजिए, रिवाइज करवा दीजिए, आप नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट करवा दीजिए। जो भी है XYZ वही चीज है। आपसी सहमति से ही ये इशू जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता था। तो वो इस होप से यहां पर बैठे हैं कि उनकी डिमांड्स को जो है या उनकी बातों को जो है वो सुना जाएगा। इस वजह से जो है सारे के सारे टीचर्स स्ट्राइक पे बैठे हैं। स्ट्राइक पे बैठने का मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट उनकी बातों को सुनेगी, अगर सुनेगी तो फिर वो इंप्लीमेंट भी करेगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है हमेशा जब भी पूर्व धारणा एजम्पशंस की बात हो। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, दूसरा अंतर्निहित है। स्थानीय सहकारी क्रेडिट सोसाइटी ने तत्काल प्रभाव से किसानों को ऋण देना बंद करने का निर्णय लिया है। मतलब कि लोकल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी किसानों को, तो उन्होंने क्या है इमीडिएट इफेक्ट से मतलब तुरंत निर्णय लिया है कि अब उनको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? वो हम डिसाइड करेंगे स्टेटमेंट 2 को पढ़ने के बाद। ओके, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का केस है। कहता बड़ी संख्या में उस क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों ने क्रेडिट सोसाइटी से अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया है। अब बैंक्स की ही बात करते हैं। आपको बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है? बैंक अपनी पॉकेट से थोड़ा देता है। पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक का पैसा मतलब लेन देन चलता रहता है। पब्लिक से पैसा लिया, लोन प्रोवाइड कर दिया फर्दर लोगों को। ओके, इसी तरह उसी क्रेडिट सोसाइटी में भी क्या था, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना डिपॉजिट किया हुआ था, बहुत सारे पैसे दिए हुए थे, तो वो क्या है लोन प्रोवाइड करते थे किसानों को। अब हुआ क्या है, बड़ी संख्या में अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, बड़ी संख्या में लोगों ने क्या किया, उस क्रेडिट सोसाइटी से जितने भी उनकी जमा राशि थी ना, वो सारी की सारी निकलवा ली है। अब उनके पास जब पैसा ही नहीं है तो लोन कहां से दे देंगे? इसलिए उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट दिखाया कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको लोन नहीं दिया जाएगा। तो दूसरे की ही वजह से पहला फॉलो किया जा रहा है, इसलिए दूसरे में आपका कॉज गिवन है और उसका इफेक्ट पड़ा स्टेटमेंट 1 के अंदर। ओके, नेक्स्ट। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई की घटनाएं बढ़ी है। मतलब इलीगल वे से जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो है काफी पेड़ काटे जा रहे हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया है लोकल विलेजर्स ने, जो लोकल वहां रहते हैं गांव के लोग। तो क्या एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं? कहता स्थानीय लोगों को भविष्य में भी ऐसी किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं, अगर आप उस एरिया का खुद नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा? सरकार थोड़ा आपके एरिया में ऑल टाइम बैठी रहेगी। वो इसमें आपकी भी कुछ ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उनको क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आगे भी ऐसे अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट करें, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली फायदा उन गांव के लोगों का ही है जो लोकल बैठे हैं। ओके, दूसरा क्या कहता है? कहता अधिकारियों को तुरंत इस मामले को देखना चाहिए। ओके, और ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। और नहीं तो क्या, अगर रोक नहीं लगाएंगे तो फिर तो वो बढ़ावा देते रहेंगे इन चीज़ों को। चोरी जो कर रहा है, अगर चोर को आप नहीं पकड़ेंगे वो तो और चोरियां करता रहेगा। ओके, तो यहां पर दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल वैलिड थे। दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? अधिकांश भारतीय मजदूर असंगठित क्षेत्र से, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी मैनेजमेंट वगैरह काम करने का तरीका कुछ ढंग का नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जा रही है। कहता बहुत सारे मजदूर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उनमें से अधिकांश बहुत कम कमाते हैं। उनमें से अधिकांश, ज्यादातर की बात हो रही है, सभी की नहीं बात हो रही है, कि जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जितने भी लेबरर्स हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें से ज्यादातर जो है बहुत ही कम कमाते हैं। मतलब उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा भी कमाते होंगे। स्टेटमेंट से तो यही आइडिया लग रहा है आपको। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला?
कहता सभी संगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को बेहतर लाभ और स्थिरता प्राप्त है। अब यहां से फिर से देखिए किसकी बात हो रही है, सारे के सारे संगठित क्षेत्र के जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, उन पे जितने भी लेबर वगैरह काम करते हैं, मजदूर वगैरह लोग काम करते हैं, उनको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलता है और स्टेबिलिटी भी रहती है, स्थिरता भी रहती है। तो यहां पर सभी के बारे में हम ये नहीं कह सकते। अगर यहां पर बोला जाता ना कि सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर सारे के सारे लेबरर्स लोग जितने भी हैं, मजदूर लोग, उनकी वेतन कम है, उनकी स्टेबिलिटी भी नहीं है, आय भी कम है, ईच एंड एवरीथिंग, तो हम इस चीज को बारे में बात करते कि अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जा रही है, मतलब इससे हम हिडन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं वहां के मजदूरों को बढ़िया वेतन मिलता होगा, बढ़िया उनकी स्टेबिलिटी होती होगी, बढ़िया उनको पूछा जाता होगा उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पर सारे के सारे संगठित क्षेत्रों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, सारे के सारे दूध के धुले नहीं होंगे, कुछ एक हैं। तो यहां से निष्कर्ष जो है पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कहता है, असंगठित क्षेत्र से जुड़े कुछ मजदूरों की नियमित और निश्चित आय होती है। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही देखो ये बोला गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादातर लोग जो है बहुत ही कम कमाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था कि अगर ज्यादातर की बात हो रही है तो इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका वेतन बढ़िया होगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ दी लेबरर्स की बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर की बात कर रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहे कि सभी की आय जो है वो कम है। उन्होंने ज्यादातर की बात किया, मतलब कुछ एक होंगे जिनका वेतन जो है वो बढ़िया होगा। तो यही चीज तो यहां पर बोल रहा है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं वो सारे के सारे, उनमें कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको रेगुलर और सर्टेन इनकम मिलती ही है। तो डायरेक्ट लिंक कर पा रहा है, यहां से हम ये चीज कंक्लूड भी कर पा रहे हैं, इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए, एक अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से नाश्ता करते हैं उनमें मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। मतलब जो रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट करते हैं ना, ये स्टडी से पता चला एक कि उनको मोटापा नहीं होता और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी नहीं होती। ठीक है, बहुत कम होती हैं, एक स्टडी से पता चला है। तो यहां से क्या अनुमान लगता है, इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, कहता नाश्ता छोड़ने से मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। स्किपिंग ब्रेकफास्ट कॉजेज ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहां पर देखो, नाश्ता छोड़ने की बात कहां हो रही है? पहली बात, ऐसा थोड़ा है जो बंदा ब्रेकफास्ट नहीं करेगा उसको मोटापा भी होगा, उसको अन्य बीमारियां भी होगी। क्या ऐसा मेंशन्ड है? वो कहता है एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग करते हैं ना उनको मोटापा और हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं कम होती हैं। मतलब और समस्याएं हो सकती होंगी उनको, ठीक है, कम होती हैं, मतलब होती तो हैं बट कम होती हैं। मतलब अगर 10 लोग ब्रेकफास्ट करें तो उनमें से 2-3 को समस्याएं होती हैं, मतलब 7-8 को नहीं होती हैं। तो ये तो मेंशन नहीं है ना कि अगर आप ब्रेकफास्ट करना ही छोड़ देंगे तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली लंच के ऊपर आते हैं। ओके, तो पहला जो है यहां से अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। दूसरा क्या कहता है? कहता है नियमित रूप से नाश्ता करने से मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। डायरेक्टली कनेक्टेड भी है ये, देखो बिल्कुल यही तो बात बोली जा रही है कि अगर आप रेगुलर वे में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो आपको बीमारियां बहुत कम होंगी। तो यही चीज है कि अगर आप नियमित रूप से करेंगे मोटापा और अन्य समस्याओं से बच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही आपका अनुमान अनुसरण करता है। पिछले महीने ही किया गया संवैधानिक संशोधन, मतलब अमेंडमेंट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी भी संगठन में बाल श्रमिकों के रोजगार पर रोक लगाता है। कि मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई हैं उनमें क्या पता चला है पिछले महीने कि जितने भी चाइल्ड लेबर हैं, रोजगार वगैरह करते हैं, मतलब पहले ही छोटी उम्र के अंदर ही अपनी आय का मतलब पैसा कमाने का कुछ ना कुछ ऑप्शन देख लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, तो उन पर रोक लगाता है जो भी नया संशोधन आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है कर्मचारियों को अब संविधान में इस संशोधन का पालन करना होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड हो गया, अमेंडमेंट आ गया है, सुधार किया जा चुका है कि आप जितने भी बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, उनको आप काम नहीं करवा सकते, तो इस चीज का सभी लोगों को पालन करना ही होगा। ऑब्वियस ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रूल आया है तो वो सभी के लिए आया है।
ये नहीं है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। दूसरे में क्या कहता है, कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब शिक्षा ग्रहण करने में लगाया जाएगा। अब पहली बात यहां पर चाइल्ड लेबर की बात हो रही है कि उनको रोजगार करने से, उनके रोजगार पर रोक लगानी चाहिए। अब यहां से कोई कंक्लूजन निकल के आता है, अच्छा उनको काम नहीं करने देंगे तो सीधा पढ़ाई पर लगाएंगे, तो यहां पर उनकी स्टडी से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन नहीं हुई है। तो इसलिए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि हम उनको शिक्षा ग्रहण करने में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड यहां पर कोई भी बात नहीं हो रही है। मतलब ये चीज जो है वो कंक्लूड नहीं की जा रही है बिल्कुल भी स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसलिए आपका दूसरा जो है अनुसरण नहीं करता, ओनली वन फॉलोस। पिछले कुछ दिनों में फलों और सब्जियों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। अब देखो चेंजेस आ रही हैं, प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो ये इफेक्ट का पार्ट हो सकता है। बट इनिशियली हम इस चीज डिसीजन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम एक बार दूसरी स्टेटमेंट को भी गो थ्रू करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता पिछले कुछ दिनों में फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। गुणवत्ता में सुधार हुआ है तो आप खुद सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, मतलब वो एवरेज है क्वालिटी वाइज, अब कंपनी सोचती है इसकी क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर दें। क्वालिटी इंप्रूव होगी तो लोग इंप्रेस होंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। तो अगर क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की इंप्रूव कर दी जाए तो आप उसका खुद सोचिए, उसके प्राइजेस बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए। अगर तो हम क्वालिटी डाउन कर देंगे तो प्राइजेस भी डाउन होंगे, ठीक है, जैसा देश वैसा भेस, ऐसा ही होगा ना। तो अगर क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे, बढ़िया लेवल की क्वालिटी कर देंगे, तो रेट भी उसी हिसाब से ही होगा। तो क्वालिटी बढ़ेगी तो उसके प्राइस भी बढ़ने चाहिए। बट यहां पर देखिए उल्टा हिसाब हो रहा है। कहता फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, तो कुछ दिनों में फलों और सब्जियों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। अब सुधार हुआ है तो कीमतें बढ़नी चाहिए थी ना, कम क्यों हो गई हैं? तो ये भी एक तरह का इफेक्ट है, ये भी एक तरह का इफेक्ट है। बट दोनों के दोनों जो इफेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कोज के कारण है, इनमें कोई कॉमन कनेक्शन ही नहीं बन रहा। हालांकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं, इसमें ही परिवर्तन आ रहा है, इसमें ही परिवर्तन आ रहा है। चेंजेस आना मतलब वो एक प्रभाव का पार्ट है, एक इफेक्ट का पार्ट हुआ। बट इसका रीजन कुछ और होगा, इसका रीजन कुछ और होगा। कैसे पता चला? दोनों को आपस में कनेक्ट करने पे। कनेक्ट किया मतलब कि अगर सुधार हुआ है उनकी पैदावार में, ठीक है, या उनकी गुणवत्ता में, तो प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे। ये तो उल्टा ही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं मार्केट के हिसाब से। गुणवत्ता बढ़ी है तो प्राइसेस कहता कम कर दो, ठीक है, तो बेचारे किसान जो है वो घाटे में चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स। कहता क्या नकली दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों के लिए मौत की सजा होनी चाहिए? डेथ पेनल्टी की बात की जा रही है जो भी नकली दवाई बनाते हैं। अपने व्यूज नहीं देने, आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है। व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, एक हाँ में और एक ना में, दोनों में से देखिए कौन बढ़िया है बोल रहा बात। कहता हाँ, लाभ के लिए सामूहिक हत्या को केवल एक ही कानून द्वारा माना जाना चाहिए, वो है मृत्युदंड। चलो भी, एक बंदा कहता हाँ मृत्युदंड जो है वो एक सॉल्यूशन है कि लोग प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, कौन सा? कि उनको मृत्युदंड देना चाहिए। अब देखो, अब काफी काम ऐसे हैं, काफी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे हैं, या इनकी भी बात नहीं करते हैं, कुछ एक बिजनेस ऐसे हैं जहां पर लोग काफी डेयरिंग है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस पैसा कमाने से ही मतलब है, किसी भी तरीके से, चाहे वो रास्ता सही है चाहे वो गलत है, ये आपको भी पता है। अब मृत्युदंड दे देंगे, कोई पकड़ा गया उसको मृत्युदंड दे देंगे आप, ठीक है। अब एक मर गया तो दूसरा आ जाएगा बंदा उस चीज को चलाने के लिए, क्योंकि अकेले बंदे का ये तो काम नहीं होता ना, उसका पूरे का पूरा जो है गैंग भी शामिल हो सकता है। अब कहता है जी ये तो हमारा बॉस तो मर गया, चलो हम भी काम संभाल लें, फिर वो भी करना ऐसे लग जाएंगे। तो मृत्युदंड से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप उनको डेथ पेनल्टी ही दे देंगे। तो पहला जो है बिल्कुल गलत हुआ आपका यहां पर तर्क। कहता नहीं, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। सजा का मुख्य उद्देश्य दोषी व्यक्ति को सजा देकर उसमें सुधार लाना है। ऐसे तो जितने भी लोग क्राइम करते हैं, हर एक क्राइम, देखो क्राइम तो क्राइम है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ये भी एक तरह का क्राइम हुआ ना, नकली दवाएं बना रहे हैं, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ये भी एक तरह का क्राइम है। अब हालांकि अगर उन्होंने
नकली दवाएं भी बनाई हैं। तो इनके ज़रूरी नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे कि लोग मरते ही मरते हैं। क्या पता उन नकली दवाइयों का कोई इम्पैक्ट भी ना पड़ता हो उस चीज़ के ऊपर। लोग तो मर्डर भी कर जाते हैं। अब कोई लोग मर्डर कर रहा है, किसी की जान के साथ खेल गया, उसको मार दिया, तो ज़रूरी है जिसने मर्डर किया होगा उसको भी डेथ पेनल्टी दे दी जानी चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ऐसा नहीं है। उसे सज़ा सुना दी जाती है कि हाँ 14 साल की सज़ा है, 20 साल की सज़ा है। उसे सज़ा क्यों सुनाई जाती है? ताकि वो कैद रहे और वो अपनी गलती का पछतावा भी करे, मतलब उसको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये बुरा काम है, ठीक है, बुरे काम का अंत भी बुरा है। तो सुधार के लिए उसे सजा दी जाती है, ना कि बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो इसलिए आपका दूसरा तर्क बिल्कुल जेन्युइन है आपकी स्टेटमेंट को लेके, इसलिए केवल और केवल दूसरा ही ठोस है, पहला ठोस नहीं है। नेक्स्ट कहता बड़े ट्रक के चालक ने अचानक ट्रक के सामने आए ऑटो रिक्शा से टकराने से बचने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगा दिए। रिपीट कर देता हूं, एक ट्रक ड्राइवर था, उसने देखा सामने से ऑटो आ रहा है, उसको बचाने के लिए सडनली क्या किया, ट्रक ड्राइवर ने आपातकालीन इमरजेंसी ब्रेक लगा दी है, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए। तो क्या एजम्पशन निकल गया यहां से? पूर्व धारणा का केस है। कहता ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहन को आने वाले ट्रक से दूर ले जाने में सक्षम हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर हमेशा जो भी आप एज्यूम करेंगे चीजें, हिडन इफेक्ट्स नहीं लेके आएंगे यहां पर, वो आपकी स्टेटमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब वो बात कही गई है स्टेटमेंट के अंदर या नहीं कही गई है, उसी के ऊपर आप ही इफेक्ट निकाल सकते हैं, हिडन इफेक्ट्स, छुपी बात निकाल सकते हैं। अब यहां पर ओवरऑल टास्क जो है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? ट्रक ड्राइवर के थ्रू। अब ट्रक ड्राइवर के थ्रू किया जा रहा है, उसको क्या पता किस माइंडसेट से ऑटो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा के बारे में क्या पता, वो तो ट्रक ड्राइवर ने देखा कि सामने से ऑटो रिक्शा आ रहा है तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। वो ट्रक ड्राइवर ऑटो वाले के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट होगा, हाँ भाई तू ब्रेक लगा लेगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। तो पहला बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑटो रिक्शा वाले का को लेके क्यों करे, जब बात ही यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की हो रही है। वो सामने तो उसे भी दिख रहा होगा, ऑटो रिक्शा वाले को भी। अब उसे लगा होगा कि ये नहीं संभाल पा रहा, तभी उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है। कहता ट्रक चालक ऑटो रिक्शा से टकराने से पहले ट्रक को रोकने में सक्षम हो सकता है, तो उसे लगा ना कि इमरजेंसी ब्रेक लगा देता हूं, कोई एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो दूसरा पूर्व धारणा जो है बिल्कुल इम्प्लिसिट है, बी ऑप्शन, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। चलो, कहता कल शाम सबसे प्रसिद्ध 5 सितारा होटलों में, 5 स्टार होटलों में से एक में, 5 स्टार होटल थे, 5 थे और केसेस आए हैं, अच्छा 5 स्टार होटल है, ठीक है। तो उनमें से एक में जेब काटने के 4 मामले सामने आए हैं। कहते बहुत सारे 5 स्टार होटल्स थे, वहां पर हुआ क्या है, पिछली शाम को 4 जेब काटने के मामले जो है वो सामने आए हैं। ओके, तो क्या एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है? कहता होटल स्टाफ को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अब देखो 5 स्टार होटल्स की बात की जा रही है, तो उनको बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने होते हैं, अपने कस्टमर का भी पूरे का पूरा ध्यान रखना होता है ताकि उनको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अल्टीमेटली कोई भी अगर इंसिडेंट होता भी है ऐसी जगहों पर, तो उसके लिए होटल मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें किसको सतर्क रहना चाहिए? होटल स्टाफ को ही रहना चाहिए। ओनर थोड़ा आके बैठेगा, निगरानी रखेगा, भाई वो स्टाफ क्यों रखता है? तो पहला जो है बिल्कुल वैलिड एक्शन है। कहता दूसरा कहता जिस होटल में ये घटनाएं हुई हैं, जिस भी होटल में हुई हैं, उसके डाइनिंग और रिसेप्शन एरिया के पास अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब वहां पर यह हो सकता है, हम ये मान सकते हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे या बहुत कम लगे हुए थे, पूरे का पूरा व्यू जो है वो कवर अप नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने की डिमांड की है, जो भी उनका रिसेप्शन और डाइनिंग एरिया है। दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं बिल्कुल वैलिड हैं, आपकी स्टेटमेंट से कनेक्टेड हैं और प्रैक्टिकल एक्शंस भी हैं, इसलिए दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन कहता धूम्रपान मानवीय कमजोरियों में से एक है, मतलब मनुष्य के बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, उनमें से धूम्रपान एक है, जो धूम्रपान करने वाले की इच्छा शक्ति की कड़ी परीक्षा लेती है। तो वैसी बात है, जो रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग वगैरह करता है, तो मतलब लोगों की हैबिट बन जाती है,
कई लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग के बिना रह भी नहीं पाते हैं, ऐसा सुना है। उनको पता नहीं कुछ होता है अंदर से कि नहीं, स्मोकिंग नहीं की तो मतलब वो तड़पने लगते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो उनमें से उनकी एक कमजोरी है, मतलब उनकी इच्छा शक्ति के अगेंस्ट है वो, उसकी कड़ी परीक्षा लेता है धूम्रपान। तो पहला इससे क्या कंक्लूजन निकला, कहता धूम्रपान करने वालों के लिए चाहकर भी धूम्रपान छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अब कोई भी कमजोरी है वो आप सभी के लिए रिजिट नहीं हो सकती है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करनी है तो नहीं करनी है भाई, अगर करनी है तो करनी है, चाहे जो मर्जी जोर लगा ले। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डिटर्मिन्ड हो उन चीजों को लेके। ठीक है, तो पहला तो गलत है, कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, इतनी थोड़ा फंसी है अभी, हाँ अब शुरू कर लिया अब तो मुझे करना ही पड़ेगा सारी उम्र। भाई अपनी सेहत का ख्याल आप सभी को रखना है, किसी भी बंदे को अगर रखना है तो इन चीज़ों को नहीं फॉलो करेगा। किसी के कहने पे थोड़ा शुरू किया था, अगर किसी के कहने पे शुरू नहीं किया तो किसी के कहने पे ख़त्म भी क्यों करना। अगर आप चाहते हो, आप अच्छी लाइफ बिताना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। दूसरा कहता मनुष्य में अन्य कमजोरियां भी होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं। अन्य कमजोरियां होती हैं तभी तो उनमें से एक धूम्रपान को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा अगला क्वेश्चन अनुमान से रिलेटेड है, कहता स्कूल ने घोषणा की है कि अगले सेमेस्टर से सभी छात्रों को वर्दी पहननी होगी, ड्रेस कोड आएगा। ठीक है, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सभी के सभी स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर से क्या है, वर्दी पहननी होगी। ये डिसीजन ले लिया स्कूल वालों ने। अनुमान कहता स्कूल छात्रों को अलग अलग कपड़े उपलब्ध ना करवाकर पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल जो है छात्रों को अलग अलग कपड़े उपलब्ध ना कराकर पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब किसी भी स्कूल में आप भी गए हो या आपने कभी सुना कि स्कूल वाले ही कपड़े प्रोवाइड करते हैं या ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो प्रोवाइड करते भी हैं ड्रेसेस वगैरह तो उसके चार्ज भी करते हैं, वो मार्केट रेट से भी हाई रेट लगाते हैं। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत अनुमान है, इलॉजिकल इन्फ्रेंसेस है। कहता छात्र अब अपने कपड़ों की पसंद के माध्यम से अपना व्यक्तित्व व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी थ्रू देयर क्लोथिंग चॉइसेस। सही है, मतलब अब एक ड्रेस कोड हो गया, सारे के सारे एक ही समान लगेंगे, सारे के सारे। मतलब एक बंदे की कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, एक पर्सनैलिटी होती है जो वो अपने आप को अपनी मनपसंद कपड़ों के हिसाब से ही, चॉइस के हिसाब से ही एक्सप्रेस कर पाता है। अब सभी को ही अगर ड्रेस कोड करना फॉलो करना पड़ेगा तो उसकी जो व्यक्तित्व व्यक्त है वो अपने आप को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा अनुमान जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, देखो नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इसको भी नहीं देखेंगे ना, ये भाई इन्फ्रेंस है, कंक्लूजन है, इसके चक्करों में पढ़ना नहीं है। जब आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका मेन फोकस रहता है लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। आपको इतना भी कंक्लूजन्स में नहीं घुमाया जाता कि ये एजम्पशन से रिलेटेड है, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन सी चीज़ें होती हैं, लॉजिकल चीज़ें होती हैं, उन सभी का ध्यान रखो, उन्हें फॉलो करो। बस स्टार्टिंग में टॉपिक्स का ध्यान रखना होता है, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से टीच कर रहा हूँ तो मुझे इनकी हैबिट हो गया है। मैं ये नहीं देखता हूँ ये इन्फ्रेंस में से है तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना है, ये अजम्पशन में से है मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। लॉजिकल एस्पेक्ट देखो, बस सिंपली आंसर दे दो। ओके, चलो अगला भी इन्फ्रेंस से रिलेटेड है। कहता है एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का जो सांसद है, एमपी जो है, वो किसी काम को करने के लिए रिश्वत ले रहा है। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी को किसी XYZ पर्सन से ऐसी कंप्लेंट मिलती है, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है। कहता पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और उस सांसद को रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर उसको कंप्लेंट मिली है तो कुछ ना कुछ उसकी इंस्पेक्शन की जानी चाहिए कि वो सही है या नहीं। अगर इंस्पेक्शन में वो एमपी पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको मतलब उसको कहीं ना कहीं इंटीमेशन मिलती है कि हाँ इस बंदे का हाथ है उसमें, तो रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कहता है पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायत का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। ये गलत है। अब उसका मेजर इंसिडेंट करने का वेट थोड़ा करेगा, अब क्या पता किस अपराध के लिए वो रिश्वत ले रहा है। काम तो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो पैसा खा रहा है कुछ ऐसा भी खा सकता है
कि कोई भी मेजर इशू जो है वो हो सकता है, अब उसका थोड़ा वेट करेगा, मेजर इंसिडेंट होगा तो ही मैं उसको पकड़ने जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अब जांच कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, अगर मामले में उसका नाम आता है सामने तो उसको अरेस्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। वेट थोड़ा करनी चाहिए कि और कंप्लेंट्स आएंगी तो ही मैं जाऊंगा, एक कंप्लेंट भी इनफ होती है एक्शन लेने के लिए। ओके, यहाँ पर चलो एक्शंस की बात नहीं कह रही की जा रही, यहाँ पर इन्फ्रेंसेस की बात की जा रही है। चलो अगला, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार किसानों और ग्रामीण गरीब के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। ठीक है, सीएम ने क्या है इस बात पर जो है बिल्कुल प्रेशर दिया है कि वो किसानों और ग्रामीण गरीबों के, जो भी गांव के लोग गरीब लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो पूरे प्रयास करेगी, सर्वश्रेष्ठ जितना उनसे हो सकता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कहता पूर्व सरकार ने इन लोगों के विकास के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया था। हम क्यों कहें जी पहले वाली जो सरकार थी वो सही थी या गलत थी, ये तो आज की सरकार बोल रही है ना। पहले वाली सरकार के बारे में वो क्या पता उन्होंने बहुत बढ़िया किया हो, क्या पता इतना बढ़िया ना किया हो, किया तो हुआ है, दिखाते तो सभी हैं कि हाँ हम आपके विकास के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट किया या नहीं किया हम पहले वाली सरकार के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरा कहता है यह सरकार शहरी गरीबों के विकास के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं करेगी। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, पहले तो रूरल पुअर लोगों की, गांव के जो गरीब लोग हैं, शहर के गरीब लोगों के बारे में थोड़ा बोला जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आइए। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु मुख्य रूप से दस्त और परिजीवी आंतों के कीड़ों से होती है। ठीक है, विकासशील देशों की बात की जा रही है, काफी डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जा रही है कि शहरों में जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, या तो वो दस्त से मरते हैं या परजीवी आंतों के कीड़ों से होती है। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, अनहाइजीन जो भी प्लेसेस होते हैं उसकी वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन का खतरा रहता है ऐसी जगहों पर। तो जितने भी 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनमें ये चीज़ होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो एक स्टडी से पता चला है। तो इनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, कहता है जितने भी ये विकासशील देशों की सरकारों को शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए प्रयाप्त करने चाहिए। तो वैसी बात है, हम भी यही डिस्कस कर रहे थे, स्वच्छता साफ सफाई नहीं होती है तभी तो ये बीमारियां फैलती हैं। आप साफ सफाई रखिए, ठीक है, हर जगह इधर उधर आपके वातावरण साफ सुथरा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी साफ सुथरा रहेगा। विकासशील देशों के शहरों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जांच के अधीन रखा जाना चाहिए। अब बात की जा रही है विकासशील देशों में 5 साल के कम उम्र के बच्चों में ये देखी गई है ना कि जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो उनको क्या है, टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, मतलब उनकी टेस्ट वगैरह की जानी चाहिए, रिपोर्ट वगैरह जो भी XYZ चीज़ें हो सकती हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी उनमें देखने को मिलती है या लक्षण देखने को मिलती है, ताकि टाइम से पहले ही उस चीज़ का क्या है ट्रीटमेंट किया जा सके, उपचार किया जा सके। ठीक है, तो बेवजह मौत ना हो ना बेचारों की। ओके, तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन एक्शन है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, तो बोथ दी एक्शन। आपको कंक्लूजन पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन है। एजम्पशन में ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो एक्शन नहीं होगा, प्रोबेबल कंडीशंस को डिफाइन करेगा, मतलब वो एजम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, अगर कुछ क्वेरी दी जा रही है कि ऐसी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब मुद्दा उठाया जा रहा है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको बेसिकली टारगेट नहीं करना कि हाँ हम मैं पहले देखूंगा कोर्स ऑफ एक्शन है, एजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट, ये देखने की नीड नहीं होती है। ओके, चलो, तो ये मन से जो वहम है ना वो निकालो कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। अगर आप पहले ही सोच के बैठे हो कि ये कभी ठीक नहीं होते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये होंगे भी नहीं आपसे, जितना मर्जी जोर लगा लो। सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात होती है। जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, चीज़ें कैसे कर पाओगे। आपने किसी चीज़ को जब कभी ट्राई ही नहीं किया तो कैसे कह सकोगे वो आपसे होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ पे गौर करिएगा, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, हम भी तो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको पढ़ाने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हमें और ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि किस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनमें एक्सप्लेनेशन किस तरह से आपको इलेबोरेट करें,
ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन जो हैं आपके डेली लाइफ में होते हैं, बट आप उनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हो, बस इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं। फिर आप डर जाते हो, नहीं भाई ये तो गलत ही होते हैं, तो मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। अगर आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप ट्राई करके देखिए, मॉक अटेम्प्ट कीजिए कि अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी पाते हो कि वो सही होता है या गलत होता है। हाँ, वो अलग बात है अगर आपने 15 मॉक टेस्ट किए और 15 में से 12 मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन ये गलत ही जाते हैं हमेशा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा गलत होने की है। फिर हाँ, हम कह सकते हैं कि जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गलत होने की जिन चैप्टर्स की, उन चैप्टर्स को आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो। अगर 15 मॉक दिए और 12 मॉक में ये क्वेश्चन सही जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा है ना, मतलब आप एग्जाम में ट्राई कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट में ही ये चीजें एनालाइज करनी है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, इन दी एंड इन चीजों की रियलाइजेशन करो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मार्क्स कितना आया, ओवरऑल रैंक मेरा कितना निकला, दैट्स इट, मुझे सिर्फ उसी से मतलब है। तो भाई इससे कोई लेना देना नहीं है किसी को, वो आप अपने मन की संतुष्टि कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। इन दी एंड जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपकी आउटपुट क्या है या परफॉर्मेंस क्या है, सिर्फ वो मैटर करेगी। एक सीट है, आपको एक ही मिलेगी, ये नहीं है कि 10,000 सीट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं, 10,000 की 10,000 आप ही ले जाओगे। ओके, अगर एक सीट लेनी है आपको वो बढ़िया लेवल वाली, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये मान के चलिए। ऐसा थॉट प्रोसेस रखने वाले बहुत से स्टूडेंट हैं। ये काफियों को लगता है कि भाई हमसे ये चैप्टर नहीं हो पाते या गलत होते हैं। अब थोड़ा हट के चलो ना, भीड़ में घुसे रहोगे तो वो आप भी भीड़ का ही हिस्सा हो, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। तो भीड़ से थोड़ा थोड़ा साइड हट के चलो, आप खुद इस चीज को फील करेंगे। भाई कोशिश करती रहनी चाहिए। इन दी एंड एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पर जाके अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अपने आप ही आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्वेश्चन आंसर सारे के सारे सही आएंगे। ठीक है, तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो बस, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स। क्या देश के सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों का हर 2 साल में तबादला जो है वो कर देना चाहिए? जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, क्या हर 2 साल के बाद उनको क्या है ट्रांसफर कर दे देनी चाहिए कि आप इस एरिया में नहीं, अब इस एरिया में काम करोगे? तो इसके ऊपर देखिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कहता नहीं, तबादला नहीं देना चाहिए, इससे बहुत सारी प्रशासनिक परेशानियां पैदा होंगी और पुलिस अधिकारियों को भी बहुत असुविधा होगी। बिल्कुल ठीक है, अगर बाय चांस कोई किसी पुलिस स्टेशन में कोई भी ऑफिसर है और वो बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है, केस जो है वो हैंडल कर रहा है, बाय चांस उसके पास ऑर्डर्स आते हैं कि भाई तुम्हारी ट्रांसफर होनी है, अब उसकी जगह जो नया ऑफिसर आएगा तो वो पूरे के पूरे केस की जांच पड़ताल शुरू से करेगा। इतने में जो केस है ना, या जो उस केस का जो क्रिमिनल है या जिसने वो क्राइम किया होगा, वो भाई शांति से ही जी रहा है, पता नहीं वो कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो जाएगा उसको नहीं होगा इतना, उसकी जगह पर जो नया ट्रांसफर लेके आएगा उसको सारी केस स्टडी करनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर से जड़ से सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, तबादला नहीं करना चाहिए। कहता हाँ, तबादला कर दो, पुलिस अधिकारियों और असामाजिक तत्वों के बीच संगठन को सांठगांठ को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। कहता दिस इज द ओनली वे कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, कहीं ना कहीं हमें भी दिखाई देता है कि आपस में मिली हुई है भाई, पुलिस जो है कुछ चोरों के साथ या ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ ना मिली हुई है, मिल के काम कर रहे हैं, बट हर जगह नहीं होता। तो अकेला सिर्फ यही एक तरीका है कि उनकी ट्रांसफर कर दो कि उनकी सांठगांठ ज़्यादा ना हो पाए, ज़्यादा क्राइम को भी बढ़ावा ना मिले। ये इकलौता एक तरीका नहीं है कि ट्रांसफर कर दो। आप अपनी जॉब के प्रति जो है वो ऑनेस्ट रहिए। अगर आप कहोगे कि जो आपको पोस्ट मिली हुई है, आप ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर रैंक पे हो, पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हो, आपके पास पावर है क्राइम को ख़त्म करने की, तो आप उन चीज़ों को ऑनेस्टी के साथ फॉलो कीजिए।
जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस कहते हैं। आपका टास्क है क्राइम को खत्म करना, सिंपल सी बात है, करो। तो सिर्फ यही एक तरीका नहीं है ना कि अगर आप सांठ गांठ बना दोगे, सरकार को भी इस चीज़ का डर होगा और हर 2 साल बाद आपकी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी मल्टीपल वेज निकल के आ सकते हैं। तो दूसरा तर्क जो है बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि दूसरे में ओनली टर्म जो है, देखो आया ना ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, ओनली टर्म जो है इस आर्ग्यूमेंट को वीक बना रहा है। ओके, तो वही पॉइंट्स हैं। अगर ज़्यादा मीनिंग नहीं भी क्लियर होता, ओनली वर्ड आया, चलो उठा के फॉल्स मान लो, बट उसकी सेंस भी ध्यान से देख के चलिएगा। रटना नहीं है कि ओनली वर्ड आ गया चलो आर्ग्यूमेंट वीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है कॉज एंड इफेक्ट। देश ने अपनी वायुसेना को दुनिया के सबसे बड़े विमान निर्माता के नवीनतम लड़ाकू विमानों से लैस करने का निर्णय लिया है। ठीक है, कि जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको, जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनसे इक्विप करने का डिसीजन लिया है एयरफोर्स ने। ठीक है, वायुसेना को। ठीक है जी। दूसरा क्या कहता है, लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में पिछले कुछ वर्षों में उन्नति देखी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिफेंस सेक्टर है हमारे देश का या किसी भी देश का, यही एक सेक्टर ऐसा है, अगर कोई भी कह सकते हैं पर्सन वहां पर काम करता है, तो यही एक सेक्टर है जहां वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में रहता है। क्योंकि अगर देश की सुरक्षा जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही हैं टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है देश आजकल। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हो, तो जो नई टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है वो आपसे बहुत गुना आगे है। ठीक है, आप उसको कभी भी पिछाड़ नहीं पाओगे। ओके, तो यही चीज़ है कि देखा गया है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों से। इस वजह से देश ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी उनके फाइटर जेट्स हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरे की वजह से ही पहला फॉलो हुआ, बी ऑप्शन आंसर। ये चीज़ें देखी गई हैं तभी तो उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन कहता एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए रोजाना 1 गिलास वाइन उपचार की सफलता दर को बढ़ा सकती है। कहता है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, ए ग्लास ऑफ वाइन डेली फॉर वुमेन विद द ब्रेस्ट कैंसर वुड बूस्ट द सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि जो महिलाएं इस रोग से पीड़ित हैं, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनको अगर अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना है, तो एक स्टडी से पता चला है कि वो 1 डेली वाइन का गिलास लें, कंज्यूम करें, जो उनका जो सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट से पता चला है। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, कहता प्रतिदिन 1 गिलास वाइन का सेवन करने वाली महिलाओं को कभी भी स्तन कैंसर नहीं होगा। अब देखो क्या ये चीज़ कंक्लूड हो रही है, यहाँ पर बात की जा रही है जो ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए अगर वो ट्रीटमेंट करवा भी रही हैं तो एज अ मेडिसिन का यूज़ करें, 1 वाइन का गिलास डेली लें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। कहीं यहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है कि अगर महिलाएं 1 वाइन का गिलास डेली लेंगे तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं। तो हम भी कहते हैं कभी भी ना हो ऐसी बीमारी तो किसी को भी, बट ये चीज़ कंक्लूड होके आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कहता ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं को 1 गिलास वाइन ठीक कर देगी। अरे ठीक कर देगी, तभी तो यही चीज मेंशन्ड है, डायरेक्टली कंक्लूड कर पा रहे हो कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, क्या विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को पीक आवर्स के दौरान एसी के उपयोग की जांच के लिए छापेमारी करनी चाहिए? अब देखो, आपको भी पता है गर्मियों में एसी का यूज बहुत होता है, हर घर में पता नहीं कितने कितने एसी लग रखे हैं। 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में एसी लग रखा है, और चारों के चारों एसी जो है वो ऑन है, रात को सोते वक्त सारे के सारे एसी ऑन रहते हैं। ठीक है, तो इनकी छापेमारी करनी चाहिए बिजली बोर्ड वालों को या नहीं करनी चाहिए? तो इसके बारे में पहला आर्ग्यूमेंट कहते हैं हाँ करनी चाहिए। बिजली ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है जो लोगों को कई सुविधाएं प्रदान करती है, इसलिए पीक आवर्स के दौरान बिजली बचाना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर देखो आप बहुत सारे एसी या बिजली का उपयोग कर रहे हो घर के अंदर, लोड काफ़ी बड़ा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है कि अगले घर में भी ऐसा हो रखा हो, अगले घर में भी ऐसा हो रखा है, तो लोड किसी चीज़ पे अगर आप लोड डाल रहे हो तो एक लिमिट में ही डाल सकते हो।
तो आपने भी देखा होगा, आप जिस एरिया में रहते हैं गर्मी में अक्सर जो है वो ट्रांसफार्मर में जो है दिक्कत आ जाती है, एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली गुल, रात को फिर परेशान होते रहो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम बिजली का यूज़ करो, बिजली बचाना बहुत ही ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। अगर हम अभी से ही इन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करेंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो बेचारे गालियाँ देंगे, पता नहीं हमारे पूर्वज पता नहीं क्या करते थे। ठीक है, हम ऊपर बैठे होंगे, नीचे से गालियाँ देंगे और हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, गालियाँ सुन सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। तो अभी से ही इन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं, कोई छापेमारी नहीं करनी चाहिए। जो वास्तव में जांचा जाना चाहिए वो यह है कि क्या व्यक्ति वास्तव में स्थापित या कनेक्टेड लोड को उचित रूप से अधिक कर रहा है। अगर यह एक आम दृश्य है कि बिजली चोरी करने के लिए कई कनेक्शन अवैध रूप से चल रहे हैं। अब देखो, अगर सरकार किसी को भी बिजली कनेक्शन देती है तो वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। जिस थॉट प्रोसेस पे हम नहीं भी जा सकते ना, वो उससे एक स्टेप आगे ही चल सकती है कि कहाँ कहाँ से लोग जो हैं बिजली की चोरी कर सकते हैं। तो वो एक लिमिट में ही उनको लोड प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा जो भी आपके घरों में बिजली के मीटर लग रखे हैं उसमें मेंशन होता है कि आपके घर को कितने लोड दिया गया है बिजली का, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, वगैरह वगैरह। अगर किसी को 2 किलोवाट का लोड दिया गया है वो उससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है कि जितना लोड दिया गया है कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं यूज़ करा, उससे ज़्यादा तो कर भी नहीं सकता भाई। तो यहाँ पर ये तर्क जो है बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। मतलब इस बंदे को कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि लिमिट लोड से आप ज़्यादा लोड जो है उस पर नहीं डाल सकते हो जो आपको कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला ही ठोस है, दूसरा जो है वो वीक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, राज्य के सरकारी कॉलेजों ने चालू शैक्षणिक वर्ष से सभी पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। कहते सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी कोर्सेज हैं करंट एकेडमिक के ईयर में, जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के सभी कोर्सेज में क्या है, स्टूडेंट्स की एडमिशन बढ़ाने का एक डिसीजन लिया है। दूसरा कथन क्या कहता है, कहता विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदकों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। अब यहां पर संख्या बढ़ने की बात की जा रही है किसमें, वेरियस कोर्सेज में, विभिन्न भिन्न कोर्सेज में, सभी कोर्सेज में तो नहीं बात हो रही। तो सरकार को एक रियलाइजेशन हुई कि अलग अलग कोर्सेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, बट सभी के सभी कोर्सेज में नहीं बढ़ रही। मतलब अगर 10 कोर्सेज हैं तो 7 में तो काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स हो रही हैं, 3 में नहीं हो रही। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि सभी के सभी कोर्सेज में ही स्टूडेंट्स की एडमिशन करने का उन्होंने निर्णय लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स कराएंगे। कोई कैंपेन चलाएंगे, उन कोर्सेज के बारे में उनको रियलाइजेशन दिलवाएंगे कि ये कोर्सेज करे, इससे ये फ़ायदा होगा। तो मतलब कि इसकी वजह से ही सरकार ने डिसीजन लिया यहाँ पर। इसलिए दूसरे में आपका कोर्स गिवन और पहले में उस चीज़ का इफेक्ट। तो ये जो है हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन से इम्प्रूवमेंट जो है पहले से ज़्यादा देखने को मिली होगी, या जैसा भी आप फील कर रहे हो इस पूरे के पूरे सेशन को देखने के बाद अपने व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की नीड हो द पंडित्स को आप कमेंट करके भी बता सकते हो, कोई भी। तो अगर उनको वो नीड ज़्यादा फील हुई कि हाँ ये जो है स्टूडेंट्स के लिए ये वाली चीज़ें आनी चाहिए, आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, तो द पंडित्स आपके लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो बाकियों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे फिर कभी किसी और दिन एक और बेहतरीन सेशन के साथ। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक।